गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का लेक्चर स्टार्ट करता है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो वी हैव यूनिट 5 का चैप्टर 3 दैट इज सॉफ्टवेयर रीयूज। यूनिट 5 का चैप्टर 3 है ये, यहाँ से हम लोगों को आज का लेक्चर स्टार्ट करना है। सो इफ यू नोटिस कि हम लोग सॉफ्टवेयर रीयूज व्हाई डू वी रिक्वायर्ड और व्हाई डू वी नीड टू रीयूज द सॉफ्टवेयर, बिकॉज आप देखो कि मोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो है ये यही बताता है कि होगा उतना चीजें रीयूज करो, और जो रीयूज नहीं हो सकता है ना वो फिर आप खुद से डेवलप करो, तो आपका जो काम है वो फास्टर डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो सकता है। सो यहाँ पे वही बोला है, एग्जिस्टिंग जो भी कंपोनेंट्स रहेंगे प्रीवियस प्रोजेक्ट में से जो आपने बनाए रहेंगे, जिसके ऊपर ऑलरेडी डिजाइनिंग टेस्टिंग कोडिंग पे बहुत ज्यादा मेहनत हुआ है, वो वो आप रीयूज कर लो, सो दैट वापस आपका वो सेम मेहनत ना आ जाए, और उसको छोड़ के जो यूनिक चीजें है जो आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है सिर्फ उसी को आप वापस डेवलप करेंगे, उसी के ऊपर आप मेहनत करेंगे। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मोर फोकस्ड ऑन ओरिजिनल डेवलपमेंट, but it is now recognized that to achieve a better software more quick and at a lower cost we need to design a process that is based on systematic software reuse। मतलब जितना भी अगर आपको रिक्वायर्ड है, आपको भरोसा है कि ये सॉफ्टवेयर आपने पहले जो बनाया हुआ है वो प्रॉपर बनाया है, उसमें के बहुत सारे डिजाइन डेवलपमेंट क्लियर हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे वही सेम सॉफ्टवेयर्स को यहाँ पे रीयूज कर लेंगे। सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आउट हियर। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि रीयूज फैक्टर्स जो है इसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और 10-15 साल से तो इसके ऊपर और बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हुआ, जहाँ पे हम लोग यही बात करते हैं कि आप ऐसे सॉफ्टवेयर बनाओ जिसको सिर्फ आप एक बार क्लाइंट को हैंड ओवर ना करो, बट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप इसको रीयूज करके वापस आगे वाले सॉफ्टवेयर में भी काम कर सको, जिससे आपका आगे के सॉफ्टवेयर प्रॉपर भी बनेंगे, उसमें मेहनत भी कम होगा और आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। बराबर है, बिकॉज आप देखो कि कोई एक सॉफ्टवेयर मुझे बनाना है जिसमें सपोज 1.5 मंथ, 1.5 मंथ या फिर 3 मंथ्स या 6 मंथ्स लगने वाले, सर्टेन कंपोनेंट्स में अगर रीयूज कर रहा हूँ तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि वो कंपोनेंट्स का मेरा जो डिजाइन डेवलपमेंट ये सब जो मेहनत है वो बच जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स टेस्टिंग करना पड़ेगा, बिना टेस्टिंग के तो नहीं काम चलेगा। सो सिस्टम रीयूज, कंप्लीट सिस्टम may include several application program may be reused। तो कभी कभी अगर एग्जैक्ट सिमिलर टाइप का ही सॉफ्टवेयर है तो पूरा ही सॉफ्टवेयर या सिस्टम जो है वही हम लोग रीयूज कर सकते हैं, या उससे छोटा क्या आएगा। अब देखो ये हम लोगों के रीयूजेबिलिटी के 4 लेवल्स है। एक जहाँ पे मैं पूरा सॉफ्टवेयर ही रीयूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने कोई कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था वैसा ही वापस ऑर्डर मेरे पास आया, दूसरे कोई कॉलेज के लिए बनाना है सिमिलर टाइप का, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं सिस्टम रीयूज, मतलब कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया है पहले कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यही कंप्लीट हम लोग रीयूज करेंगे। देन एप्लीकेशन रीयूज, मतलब जहाँ पे मैं पूरा सॉफ्टवेयर रीयूज नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं कोई दूसरे कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर तो बना रहा हूँ लेकिन उनके रिक्वायरमेंट्स टोटली अलग है, तो प्रीवियस कॉलेज के लिए मैंने जो सॉफ्टवेयर बनाया था उसमें से सिर्फ जो रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम है, रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम, बस ये रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम ही मुझे रीयूज करना है, बाकी का सारा मुझे खुद से बनाना पड़ेगा। सो दिस एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रीवियस सिस्टम और सॉफ्टवेयर आई एम रीयूजिंग। देन कंपोनेंट रीयूज, नाम पे से पता चल रहा है कोई एक छोटा सा पार्ट उसमें से रीयूज कर रहा हूँ, या फिर कोई एक स्पेसिफिक फंक्शंस या प्रोग्राम्स जो आपने बनाया हुआ है वो मैं यहाँ पे रीयूज करूंगा इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम प्रोग्राम्स अगेन। तो आप देखो ये 4 लेवल्स हो गए, एक जिसमें पूरा सॉफ्टवेयर हम लोग रीयूज कर रहे हैं, दूसरा जिसमें वो सॉफ्टवेयर का कोई एक एप्लीकेशन या कोई एक पार्ट रीयूज करेंगे, और तीसरा जिसमें हम लोग वो कोई कंपोनेंट जो है सिंगल ऑब्जेक्ट जो रहेंगे उसमें से वो छोटे छोटे फंक्शंस हम लोग रीयूज करेंगे, उसमें के कोई कंपोनेंट्स रीयूज करेंगे, एंड फोर्थ में हम लोग उनका कोडिंग या कोई एक फंक्शंस जो है वो रीयूज करेंगे, लाइक कोई एक क्लास इसका ऑब्जेक्ट मैंने कॉल कर लिया तो उसको मैं रीयूज कर रहा हूँ, या कोई क्लास में से जो 4-5 फंक्शंस बने वो फंक्शंस को मैं रीयूज कर रहा हूँ। सो ये वे में हम लोगों का रीयूजेबिलिटी फैक्टर जो है वो काम करेगा। ओके इसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे बेनिफिट्स बहुत सिंपल है, आपको एमसीक्यूज के लिए ये पढ़ना है। बेनिफिट्स अगर आप देखेंगे तो बेनिफिट्स में क्या दिया है, एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट, मतलब
फास्टर स्पीड पे आपका डेवलपमेंट होगा, कॉमन सेंस है। इफेक्टिव यूज ऑफ स्पेशलिस्ट, इंक्रीज डिपेंडेबिलिटी। अब डिपेंडेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं प्रीवियस सॉफ्टवेयर में से कोई एक कंपोनेंट्स या कोई फंक्शंस रीयूज कर रहे हैं, तो अगर वो कंपोनेंट या फंक्शन जब तक प्रॉपर नहीं चलता है या वो न्यू सॉफ्टवेयर के साथ प्रॉपरली जब तक जेल या कनेक्ट नहीं होता है, तब तक आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और जो सॉफ्टवेयर में से आपने वो फंक्शन या कंपोनेंट रीयूज किया है, वो अगर वहां पे अगर चलना बंद हो गया तो यहाँ पे भी वो प्रॉपर नहीं चलेगा, है ना। सो इसके लिए क्या होता है कि आप जब कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में से कुछ चीजें रीयूज करते हैं तो आपका डिपेंडेबिलिटी बढ़ जाता है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर, कि अगर वो सॉफ्टवेयर अगर प्रॉपर नहीं चलेगा या उसमें अगर कोई मिस्टेक आएगा तो जब तक उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक हम लोगों का भी काम नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने गूगल मैप एपीआई ऐड किया हुआ है, तो गूगल मैप एपीआई अगर गूगल मैप एपीआई अगर चलना बंद हो गया, वी आर प्योरली डिपेंडेंट ऑन दिस एपीआई ओनली। हम लोग के पास खुद के कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो अगर ये नहीं चलेगा या ये अगर प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हम लोग का सॉफ्टवेयर भी नहीं चल सकता, बिकॉज वी आर मतलब हम लोग के सॉफ्टवेयर में से वो स्पेसिफिक पार्ट भी नहीं चलेगा, बिकॉज वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन सच सॉफ्टवेयर या सच एपीआईज। सो जितने आप चीज़ें रीयूज करेंगे उतना आपका डेवलपमेंट तो फास्ट होता ही है। और दूसरी बात कि हम लोग जो स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने बनाए हुए चीज़ों को हम लोग रीयूज करते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर बाई चांस अगर प्रॉब्लम आ गया तो आपका डिपेंडेबिलिटी उन पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब तक वो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगे, बराबर है, वो जब तक अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते तब तक आप फिर कुछ नहीं कर सकते, आप प्योरली उन पर डिपेंड कर रहे हैं। ओके, लोअर डेवलपमेंट कॉस्ट आएगा एज इट सजेस्ट, रिड्यूस प्रोसेस रिस्क, क्योंकि हम लोग रेडीली टेस्टेड प्रॉपरली चेक करके डिटेल में बनाए हुए चीज़ें यूज कर रहे हैं, तो आपका रिस्क यहाँ पे कम हो जाता है। एंड प्लस किसी ने एक बहुत स्टैंडर्ड वे फॉलो करके बनाए हुए चीज़ों को ही हम लोग यहाँ पे वापस रीयूज कर रहे हैं, तो आपके सॉफ्टवेयर में भी वो स्टैंडर्ड कंप्लायंस जो है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड यूजिंग अ कंपोनेंट लाइब्रेरी। अब जितने नए कंपोनेंट्स हम लोग यूज करेंगे, डेवलप करेंगे या रीयूज करेंगे, उसके लिए उतना बड़ा लाइब्रेरी भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्लास हेडर फाइल पैकेज जो हम लोग कॉल कर रहे हैं उसको आपको अपने लोकल लाइब्रेरी में भी रखना पड़ेगा, अदरवाइज सर्टेन फंक्शंस ऑफ कोर्स काम नहीं करेंगे। ये तो आपने देखा रहेगा कि जावा में भी अगर कोई स्पेसिफिक पैकेज अगर हम लोग इम्पोर्ट नहीं करते तो आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। सेम थिंग गोज हियर एज वेल। देन फाइंडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अडेप्टिंग रीयूजेबल कंपोनेंट, वो आएगा। देन लास्ट अगर आप देखेंगे, लास्ट क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों का कभी कभी यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। अब मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज आपने खुद से सारी चीजें डेवलप नहीं की है। मैंने क्या किया है, एक कंपोनेंट या एक पार्ट, वन पार्ट ये मैंने खुद से डेवलप किया हुआ है, प्लस सेकेंड पार्ट जो है ये मैंने सपोज कोई रीयूज किया हुआ है कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में से। देन थर्ड पार्ट जो है ये मैंने कोई और जगह से रीयूज किया हुआ है, बोरो किया हुआ है ना। तो इससे क्या होता है, अब यहाँ पे आपका मेन फोकस क्या होता है पता है, आपका मेन तकलीफ क्या आता है कि ये जो एक चीज जो आपने खुद से डेवलप किया अपना लॉजिक लगा के, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट जो आपने कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में से रीयूज किया हुआ है, ये तीनों को साथ में इंटीग्रेट करना। ओके, इंटीग्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आउट हियर, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल पार्ट्स। तो कभी कभी इतना ज्यादा इंटीग्रेशन में मेहनत लग जाता है ना कि हम लोगों को लगता है कि इससे बेटर तो मैंने खुद से बना लिया रहता था, कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होता है। और अगर आपने इंटीग्रेट कर भी लिया तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि जब आप मेंटेनेंस कर रहे हैं तो कोई ना कोई बग या एरर आ रहा है, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वो बग या एरर सॉल्व करने में जा रहा है। सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। देन लैक ऑफ टूल सपोर्ट है, बिकॉज कभी कभी आप जो चीज़ें रीयूज कर रहे हैं उसके लिए वो चीज़ों को इंटीग्रेट करना वो तो ठीक है, लेकिन उसको ऑटोमेटिक टेस्ट करना या उसमें उसको वापस मॉडिफाई करना, रीमॉडिफाई करना, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर टूल्स की ज़रूरत है मार्केट में कभी वो आपके पास इजीली अवेलेबल नहीं रहता है। सो दैट इज ऑल्सो वन
पॉइंट आउट हियर। एंड दूसरी बात, नॉट इन्वेंटेड सिंड्रोम, मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इंजीनियर्स जो है उनको एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आता है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर हम लोग चीजों को रीयूज कर रहे हैं। तो अभी आप देखो कि आप अगर फर्स्ट टाइम ही आप जा रहे हैं इंडस्ट्री में और आप बहुत सारी चीजें रीयूज कर रहे हैं और खुद का डेवलपमेंट बहुत कम है, तो क्या होता है कि वो जो इन्वेंशन कैपेबिलिटी जो आना चाहिए वो इन्वेंशन कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ओके, जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके, सो विल कंटिन्यू अगेन। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है मेरे यहाँ पे, सो प्लीज बेयर विथ मी इन बिटवीन। कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है आई विल ट्राई टू स्विच माय नेटवर्क एज वेल। ओके, सो lack of tool support and not invented syndrome। सो कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग के इंजीनियर्स क्या बोलेंगे कि भाई ये चीजें हम लोगों ने रीयूज किया हुआ है, तो रीयूज करने की वजह से हम लोग को इसके बारे में इन एंड आउट पता नहीं है, एरर या बग क्यों आ रहा है वो हम लोग को पता नहीं है। सो नॉट इन्वेंटेड सिंड्रोम ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है कि हम लोग इजीली चीजों को बना नहीं पा रहे हैं। ओके, रीयूज लैंडस्केप, रीयूज, अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कितनी चीजें हम लोग रीयूज करेंगे और रीयूज करना पॉसिबल है, कितने लेवल तक पॉसिबल है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रीयूज इज पॉसिबल एट अ रेंज ऑफ लेवल फ्रॉम अ सिंपल फंक्शन टू कंप्लीट एप्लीकेशन। आपको देखना है कि आप क्या चीजें कितने इजीली या एफिशिएंटली रीयूज कर सकते हैं और उसको आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि क्या चीजें आप रीयूज कर रहे हैं और कितने लेवल तक आप रीयूज कर रहे हैं, कोई कोडिंग आप रीयूज कर रहे हैं, तो जब आप कोडिंग अगर रीयूज करेंगे तो वो टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए कि वो आप कितना लेवल तक का कोडिंग रीयूज कर रहे हैं और आप जब अपने प्रोजेक्ट में उसको ऐड कर रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट कैसे बिहेव कर रहा है। और अगर वो कोडिंग आपके प्रोजेक्ट में अगर सेट नहीं हो पा रहा है तो आपको कहीं ना कहीं वो कोडिंग को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो मॉडिफिकेशन आपको आना चाहिए। सो रीयूज लैंडस्केप वही बता रहा है कि हाँ, आप चीजें चाहिए तो आप गूगल से भी बहुत सारे कोडिंग आपको मिल जाते हैं। आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी करेंगे तो आपको लॉग इन साइन अप के कोडिंग वहां पे मिल जाते हैं, लेकिन उसमें से कितने लाइन रखने हैं, कौन सी लाइन में आपको मॉडिफिकेशन करने हैं, कौन से लाइन कमेंट कर देने, वो समझना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं समझ पाए तो नहीं काम चलेगा। सो यहाँ पे वही दिया हुआ है, सिंपल सा डायग्राम है। अब ये जो बड़ा सा जो बॉक्स दिया हुआ है ये हम लोगों का एप्लीकेशन लेवल है। ओके, दिस इज आवर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ से आपका फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मतलब पूरा ये आपका यूजर साइड है, ठीक है, ये यूजर एंड आएगा। यूजर साइड को ये जो सेंटर लेवल है ना, ये सेंटर लेयर जो है वो कनेक्ट करता है बेसिकली ये बॉटम वाले चीजों के साथ में, कंपोनेंट के साथ में, जिसके अंदर क्या आएगा, सर्विस ओरिएंटेड सिस्टम्स, प्रोग्राम जो ऑटोमेटिक आपके जनरेट होता है। जैसे मैं एंड्रॉइड का ऐप अगर बनाता हूँ तो बहुत सारे प्रोग्राम ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं, फाइल्स जनरेट हो जाते हैं बैकएंड में, सपोर्टेबल फाइल्स। प्रोग्राम लाइब्रेरी जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे होगा,
है ना। सो वो अगर आप देखेंगे एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड हियर। कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कि कौन से कंपोनेंट्स को जब आप आपस में अगर लिंक कर रहे हैं तो उनके लिए कौन से लाइब्रेरी की जरूरत है, तो वो बेसिक सपोर्ट जो है वो सारे यहाँ पे आएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो उसके हिसाब से जो भी हम लोगों ने पीछे ये डायग्राम में पॉइंट्स देख मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आपका ये एप्लीकेशन फ्रेमवर्क आएगा, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइंस आएंगे, एप्लीकेशन सिस्टम इंटीग्रेशन आएगा या ईआरपी सिस्टम आएगा। दिस आर द डिफरेंट टाइप्स और वेरिएशंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर व्हिच आर अवेलेबल हियर। तो उसके हिसाब से इफ यू नोटिस हियर, यहाँ पे आपको क्या बोला है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्या होगा, कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट क्लासेस, है ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने साथ में रखे हुए। देन ये सबको हम लोग क्या करेंगे, 2 और मोर एप्लीकेशन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तभी तो आपको फेसबुक जैसा कोई एक एप्लीकेशन मिलेगा जिसमें चैटिंग फैसिलिटी है, वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, लाइव फैसिलिटी है, आप वीडियो देख सकते हो, आप कोई एक ऑनलाइन प्रोडक्ट वहां से परचेस कर सकते हो, वो सारे पॉइंट्स आए। सेम वे यहाँ पे, और याद रखो ये जो जो टेबल्स दिए है ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत काम के, तो आपको देख लेना है डिजाइन पैटर्न क्या आएगा, ईआरपी सिस्टम क्या होता है। ईआरपी सिस्टम मतलब एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर जो होते हैं, इसको ईआरपी बोलते हैं हम लोग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। देन लेगेसी सिस्टम रैपिंग होगा, मतलब पुराने जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे उसका जो शॉर्टकट्स थे वो कहीं ना कहीं आप मेंटेन रखो, बराबर है। मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग होगा, कोई एक स्पेसिफिक एसडीएलसी मॉडल, मतलब आप कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसके हिसाब से उसके स्पेसिफिक जो मॉडल्स है उसको आप फॉलो करते जाओ। देन प्रोग्राम जनरेटर होंगे, ऑटोमेटिक कोड जनरेटर है, ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी आपको दिया हुआ है, तो आप अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने फॉर्म पे तो उसके साथ में बैकएंड में उसका कोड भी जनरेट होता है। उसके सपोर्ट में प्रोग्राम लाइब्रेरी आएंगे, है ना। देन सर्विस ओरिएंटेड सिस्टम्स क्या रहेंगे, हम लोगों को पता है शेयर्ड सर्विसेज रहेंगे, जैसे हम लोग यूट्यूब यूट्यूब का जो प्लेयर है, आप देखो कि आप वो यूट्यूब के वीडियोस को आप लिंक कर सकते हो ऑन योर वेबसाइट या मोबाइल ऐप एज वेल। सो सर्विस ओरिएंटेड हो गया, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सिस्टम टू सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स। मतलब अब यहाँ पे क्या है कि 2 या उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है इसको साथ में हम लोग इंटीग्रेट करके एक नया सिस्टम बना देंगे जिसमें उसके फंक्शनलिटीज भी रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक बैंकिंग सिस्टम बनाया, तो अब आपका बैंकिंग सिस्टम जो है वो मेन सेंट्रलाइज डेटाबेस से लिंक रहेगा, बराबर है। और वो सेंट्रल डेटाबेस से जब वो लिंक रहेगा तो उसके साथ में और उसके जो फंक्शनलिटी है लाइक क्रेडिट कार्ड जनरेशन, एफडी ओपन करना, ये सारे, या फिर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये सारे आपके दूसरे सिस्टम्स हो गए जिसको हम लोगों ने साथ में बैंक अकाउंट के साथ में लिंक कर दिया आज के टाइम पे। रीयूजेबल प्लानिंग फैक्टर्स, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट शेड्यूल आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि आप चीज़ों को रीयूज कर रहे हैं तो कितने चीज़ें रीयूज करेंगे, कितना खुद से बनाएंगे, उसका प्लानिंग, एक्सपेक्टेड सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम कितना होगा जब आप चीज़ों को रीयूज कर रहे हैं। बिकॉज इट माइट पॉसिबल कि फ्यूचर में अगर कहीं पे कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तो आपने जो जो चीज़ें रीयूज की है वो वापस कितने इफेक्टिवली काम कर पाएंगे, उसको हम लोग कितने इफेक्टिवली आगे वापस एडवांस कर पाएंगे। बैकग्राउंड जो लोग बना रहे हैं उनके पास क्या स्किल्स है, उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने का, उसको स्केल करने का या उसमें और नए चीज़ें खुद से डेवलप करने का कितना उनके पास एक्सपीरियंस है ना। क्रिटिकलिटी देखो सॉफ्टवेयर में, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगे। नॉन फंक्शनल का मतलब हो गया कि आपको हार्डवेयर कौन से एक्स्ट्रा या अपग्रेड करना पड़ेगा हार्डवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर कहाँ पे क्या चेंजेस करना पड़ेगा, वो सारे पॉइंट्स आएंगे, राइट। देन एग्जीक्यूशन कौन से प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। सो दैट इज अनदर पॉइंट। देन एप्लीकेशन फ्रेमवर्क की अगर हम लोग बात करें, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, वी हैव डिस्कस्ड मेनी अ टाइम्स। लाइक लेट्स टेक एग्जांपल, वी हैव वन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इसने पहले, और टेक एग्जांपल ऑफ सिविल इंजीनियर। सो वी हैव अ सिविल इंजीनियर जिसको 10 फ्लोर्स का एक बिल्डिंग बनाना है। अब पहले कभी इसने बनाया नहीं है तो कोई एक एक्सपीरियंस जो हम लोगों के डेवलपर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स है, वो क्या करेंगे, ये उसके पिलर्स है, दे विल हेल्प टू बिल्ड दिस पिलर। देन यहाँ पे ये ग्राउंड फ्लोर डाल दिया, उसके ऊपर यहाँ पे ये फर्स्ट फ्लोर ऐड किया, एंड नाउ जैसे
उन्होंने पिलर्स ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर डाला है, वैसे भी सपोज टू ऐड सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ, goes like till the 10th floor. So आप देखो कि अगर बिल्डिंग का बेस, पिलर्स एंड ग्राउंड फ्लोर अगर सक्सेस रहेंगे, सो क्या होगा, आपका फाइनल बिल्डिंग जो बनेगा वो भी इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा, राइट? सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिफाइन हियर. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, जस्ट 2 मिनट, मैं वापस नेटवर्क एक बार चेक कर लेता हूँ. ओके, okay, so we'll continue guys. So as you can see, framework का मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया. फ्रेमवर्क क्या होगा, बहुत सारी चीजें आपको रेडीली अवेलेबल करके देगा, उसको हम लोग फ्रेमवर्क बोलते हैं. So ready, it basically helps for the development. Framework, let's take an example one more. We have this photo frame. अब फोटो फ्रेम में सेंटर में जो आपके फोटोज होंगे, ये this photos will change but the frame, rest of this frame remains the same. So exactly same thing goes with framework as well. जहाँ पे if I develop any website, तो वो टाइम पे वो वेबसाइट के ऊपर साइन अप पेज, लॉगिन पेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें रहेंगी. सो दोज थिंग्स रिमेन्स द सेम, बराबर है. ओनली सम बिजनेस लॉजिक जिस जो हम लोगों के वेबसाइट पे यूनिक है वो ही चेंज होगा, बाकी ये तो चीजें जो है वो सेम ही रहेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट अगर आप देखेंगे एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे. ओके, सो नाउ एप्लीकेशंस क्या रहेंगे. आज के टाइम पे बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशंस आपको बनाने होते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाने रहते हैं, तो वो टाइम पे हर एक छोटे से छोटा कोड आपको करने की जरूरत नहीं है. ये फ्रेमवर्क आधी चीजें आपके लिए रेडी बना के देता है. जो डेवलपमेंट करना है उसके लिए बहुत बड़े लाइब्रेरीज बैकग्राउंड में अवेलेबल रहते हैं, तो आप डायरेक्टली वो लाइब्रेरीज को कॉल करके आपका आधा डेवलपमेंट का मेहनत भी वहाँ पे कम हो जाता है. तो फ्रेमवर्क्स आर सबसिस्टम डिजाइन मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट क्लासेस, बराबर है, जिनको आपको कनेक्ट करके अपना बेस्ट एप्लीकेशन बनाना रहता है. आप देखो कि ये जो भी क्लासेस लाइब्रेरी हम लोग यूज करेंगे, ये कोई ना कोई एक वेल नोन एक्सपीरियंस डेवलपर्स ने बनाया हुआ है. तो उसका एडवांटेज क्या रहेगा कि कहीं ना कहीं आपका जो फाइनल एप्लीकेशन बनेगा ना, वो ये सब लोगों के एक्सपीरियंस से जो इनहेरिट हुए कोडिंग लाइब्रेरी उससे बना हुआ है, तो आपके एप्लीकेशन में भी वो स्ट्रॉन्गनेस आएगा. ओके, आपके एप्लीकेशन में भी वो पैटर्न्स रहेंगे. ओके, वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डायनेमिक वेबसाइट, बराबर है. वेब एप्लीकेशन के लिए भी हम लोग मतलब वेबसाइट बनाने के लिए, तो वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स आर नाउ अवेलेबल फॉर जावा, पाइथन, रूबी, पीएचपी, हर एक के लिए फ्रेमवर्क आपको मिलता है. एंड ये सब क्या फॉलो करते हैं, दे फॉलो द पैटर्न ऑफ एमवीसी, मॉड्यूल व्यू एंड कंट्रोलर. कंट्रोलर मतलब मेन एल्गोरिदम होता है, मेन बिजनेस लॉजिक होता है. यहाँ पे मेन बिजनेस लॉजिक आएगा. ओके, मेन बिजनेस लॉजिक यहाँ पे आएगा. ये आप क्या HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट वाले जो फाइल्स है वो यहाँ पे आएंगे. और यहाँ पे आपने जो एल्गोरिदम्स लिखे हैं ना, उनके क्लास के ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शन कॉल्स जो है वो आपके मॉडल में आते हैं. कहाँ से, यहाँ से, ये वाले क्लासेस एल्गोरिदम्स जो आपने बनाए, उसका फंक्शन कॉल और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप कॉल करेंगे. सो ये आपका एनकैप्सुलेशन
ऑटोमेशन भी हो गया कि कोई अगर आपका सॉफ्टवेयर का लेयर अगर ब्रेक करने की ट्राई करेगा तो वो सबसे पहले कहाँ पे लैंड होगा, व्यू पे। व्यू से वो जाएगा मॉडल पे और वहाँ पे उसको खाली क्या मिलेगा, फंक्शन कॉल और क्लास के ऑब्जेक्ट्स जो बना है वो ही मिलेंगे। एक्चुअल जो बिजनेस लॉजिक या एल्गोरिदम्स है वो डायरेक्टली कभी भी जो अटैकर्स है या जो सिस्टम पे पेनिट्रेट करने का ट्राई कर रहा है उसको पता नहीं चलता। ये एडवांटेज होता है एमवीसी का। सो यहाँ पे वही दिया है, मॉडल व्यू कंट्रोलर जो मैंने आपको बताया वही है। सो अब पैटर्न कैसे वर्क होता है, ये हम लोग का कंट्रोलर है और आपस में तीनों कनेक्टेड रहेंगे। व्यू मतलब GUI रिलेटेड चीज है। यहाँ पे क्या होगा, ये देखो कंट्रोलर जो है वो किससे कनेक्टेड रहेगा, मॉडल से कनेक्टेड रहेगा, बराबर है। तो कंट्रोलर के अंदर जो भी आपने बिजनेस लॉजिक बना है वो इंटरेक्ट करेगा मॉडल से, और मॉडल वो आउटपुट कहाँ पे जनरेट करेगा, व्यू के ऊपर, है ना, GUI पे। देन वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, अच्छी बात है। वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फीचर्स क्या रहेंगे, सिक्योर होगा, डायनेमिक वेब पेजेस बनाने के लिए ये बहुत आपको हेल्प करेगा, है ना। बहुत सारी चीजें रेडी दिए हुए, जैसे साइन अप एंड लॉगिन तो आपको मेहनत ही नहीं करना पड़ता क्योंकि हर दूसरे वेबसाइट पे साइन अप लॉगिन आएगा ही। तो बेस्ट सिक्योर वे में आप साइन अप दे दो, मोबाइल पे OTP भेजना है उसके फैसिलिटीज, उसके लिए प्रोग्राम्स यहाँ पे रेडी रहेंगे। ईमेल कैसे एक्टिवेशन करना है उसके चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। कैप्चा कोड देना है उसके लिए चीज़ें अवेलेबल रहेंगे। तो और डायनेमिक पेजेस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे यूजर्स इंटरेक्ट कर सकता है, यूजर कुछ पोस्ट कर सकता है, उसके हिसाब से आपके पेजेस में चेंजेस होंगे, वो आपके डायनेमिक वेब पेजेस होंगे। डेटाबेस सपोर्ट आता है। मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन जब हम लोग बनाते हैं ना तो उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कि डेटाबेस में चीज़ें ऐड अपडेट डिलीट या मॉडिफाई नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका डेटाबेस सपोर्ट का बेनिफिट क्या होगा कि ये आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी, स्मूथ डेटाबेस कनेक्टिविटी बना के देगा, जिससे आप डेटाबेस में चीज़ों को इजीली ऐड अपडेट या डिलीट और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो कोई भी एप्लीकेशन बनाने में डेटाबेस कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा एरर जनरेट करता है। तो यहाँ पे अगर आपके वो एरर्स नहीं आ रहे, मतलब आपका एप्लीकेशन उतना स्मूथ हो गया, क्विक बनेगा, फास्ट बनेगा। सेशन मैनेजमेंट, लॉग इन लॉग आउट वाला सेशन, यूजर इंटरेक्शन। अब आप देखो कि हम लोग जब फेसबुक देखता है तो फेसबुक में आपने देखा रहेगा कि कोई एक फीचर कहीं पे अगर हम लोगों ने ऊपर अगर अपडेट किया है तो वहां पे आपको सिर्फ उसके चेंजेस या नोटिफिकेशन मिलते हैं, पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होता है। तो वो भी आपका बेनिफिट रहता है कि फास्टर यूजर इंटरेक्शन होता है। आप अगर कोई फोटो अपलोड करेंगे तो वो फोटो जो है उसके ऊपर एक जो लाइक बढ़ा है तो वहाँ पे ही नंबर चेंज होगा, कमेंट बढ़ा है तो वहाँ पे नंबर चेंज होगा, और नोटिफिकेशन में आपको 1 2 लिख के आएगा, है ना। तो वो यूजर इंटरेक्शन जो है वो फास्टर करता है। एक्सटेंडिंग फ्रेमवर्क्स आर जेनरिक एंड एक्सटेंडेड टू क्रिएट मोर स्पेसिफिक एप्लीकेशन, वही बेसिक दिया हुआ है। अब इसके थ्रू हम लोग और ज्यादा इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं। इनहेरिटेंस मतलब लाइब्रेरी में से बहुत सारे कोड को हम लोग यहाँ पे इनहेरिट करेंगे, कॉल करेंगे, और उसमें से ही चीजें हम लोग यहाँ पे रीयूज करेंगे। नाउ प्रॉब्लम क्या है विद फ्रेमवर्क की, पहले तो आपको सीखना पड़ता है। तो ये फ्रेमवर्क्स इतने बड़े रहते हैं, इतने बड़े लाइब्रेरीज रहते हैं, इतना थोड़ा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है उनका, कि आपको 2 से 3 महीना तो ये फ्रेमवर्क को सीखने में जाता है। बाद में आपका काम सही हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, वो बात अलग है, बट वी रिक्वायर 2 to 3 months। जैसे आपको PHP आ रहा है, लेकिन आपको जो फ्रेमवर्क, जैसे लार्वल फ्रेमवर्क अगर यूज करना है तो लार्वल फ्रेमवर्क में उन्होंने PHP क्या वे में यूज किया है, उनके स्टैंडर्ड सिंटेक्स क्या है उसमें, वो आपको देखना पड़ेगा, उसके बेस के ऊपर आप काम करना पड़ेगा। सो सिर्फ PHP आके मतलब नहीं। ओके, ओके गाइस, सो विल कंटिन्यू नाउ। सो एज यू कैन सी एक्सटेंडेड फ्रेमवर्क जो मैंने आपको बताया वही है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको चीज़ों को समझने में और उसको सीखने में, और वो सीखने के बाद में आपका काम जो है ना वो सिंपल होगा।
ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपको बेसिकली दिया क्या है, यहाँ पे हम लोगों के पास सबसे पहले भी एक GUI इवेंट लूप है यहाँ पे, बराबर है। इवेंट लूप में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग एप्लीकेशन स्पेसिफिक आपके क्लासेस जो बनाए हैं उसको हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉल करेंगे और वो फिर डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, बराबर है। और अब सपोज कि एक एप्लीकेशन मैंने एंड्रॉइड के लिए बनाया हुआ है, देन सेम वे विंडोज पे बनाया मैंने, बराबर है ना। उसके साथ में सेम वे में मैंने कोई एक प्लेटफॉर्म जो है वो सपोज iOS के लिए बनाया हुआ है, तो उसके हिसाब से आपके जो प्लेटफॉर्म्स है वो भी अपडेट होंगे। ओके, जस्ट 1 मिनट, हाँ गाइस, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। ओके, तो दैट्स वन थिंग कि जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटाबेस के साथ इंटरैक्टिविटी के लिए भी आप फ्रेमवर्क यूज करते हैं। सो मेनली यहाँ पे क्या होगा, ये डेटाबेस जो है, डेटाबेस के साथ आपको जितने भी क्वेरीज लिखने हैं उसके लिए प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक फंक्शंस आपको कॉल करने या सिमिलर फंक्शंस आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कॉल करने हैं, उसके लिए भी आपको यहाँ पे सेम जो फ्रेमवर्क है वो हेल्प करेगा। एप्लीकेशन स्पेसिफिक जो क्लासेस है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हम लोगों का एप्लीकेशन स्पेसिफिक अलग अलग क्लासेस दिए हुए हैं, वहाँ पे भी आपको ये सेम चीज हेल्प करेगा, राइट। सो मेनली आपके अलग अलग एप्लीकेशन का मतलब है मुझे कोई कैलकुलेशन करना है, जैसे कैलसी कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे डायरेक्टली चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी। डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना है उसके लिए रहेंगे, बराबर है। हम लोगों के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, उसके ऊपर पेमेंट फैसिलिटी सपोज आपको कॉल करना है ऑन एंड्रॉयड, iOS, मैक के ऊपर, लिनक्स के ऊपर, उसके लिए भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। ओके, तो फ्रेमवर्क क्लासेस क्या बोला है, फ्रेमवर्क क्लासेस में सिस्टम इंफ्रा फ्रेमवर्क सपोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम सच एज कम्युनिकेशन, यूजर इंटरफेस, कंपाइलर। देन मिडलवेयर इंटीग्रेशन है। मिडलवेयर का मतलब क्या होगा, जो आपका फ्रंट और बैक को कनेक्ट करता है, तो उसके लिए भी हम लोग के पास स्टैंडर्ड क्लासेस अवेलेबल होता है, जो बेसिकली आपको यहाँ पे ये मिडलवेयर है जिसको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि पेमेंट गेटवे, तो पेमेंट गेटवे जो है ये क्या है, ये मिडिल मैन है जो मर्चेंट कस्टमर का जो बैंक अकाउंट है, कस्टमर के बैंक अकाउंट को वो मर्चेंट के बैंक अकाउंट से लिंक करता है, दैट इज द मिडिल लेयर आएगा, है ना। तो एक सिक्योर पेमेंट के लिए पेमेंट गेटवे आपको हेल्प करता है। एंटरप्राइज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क आएगा कि जहाँ पे बड़े बड़े टेलीकम्युनिकेशन या फाइनेंशियल सिस्टम्स अगर आपको बनाने हैं, जैसे बैंक का हम लोग का है, तो उसके लिए ये वाला हेल्प करेगा। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन में क्या बोल रहा है, वी हैव डिफरेंट एप्लीकेशन फैमिलीज, बराबर है, जिसमें से कोई कोई जो है वो गेमिंग टाइप के हो सकते हैं, बैंकिंग हो सकते हैं, कॉलेज वाले हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, a software product line is a set of application with a common architecture, shared component with each application specialized with different requirement, adaptation involved, component हो सकते हैं, सिस्टम लेवल के कॉन्फ़िगरेशन, ये सबको साथ में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। या फिर कोई न्यू कंपोनेंट्स अगर आपको ऐड करने हैं एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में, यहाँ सिस्टम का मतलब सॉफ्टवेयर हो गया, उसके लिए आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन हेल्प करेगा। या फिर कोई स्पेसिफिक लाइब्रेरी अगर आपको ऐड करना है एग्जिस्टिंग जो कंपोनेंट्स है उसमें, या कोई एक एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो उसके लिए ये सेम पैटर्न फॉलो होगा। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके कोई कोर कंपोनेंट्स रहेंगे आपके जो एप्लीकेशन है, जैसे जीमेल है, तो जीमेल का कोर कंपोनेंट क्या होगा, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, बराबर है। उसके साथ में क्या होंगे, कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कंपोनेंट्स रहेंगे और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, जो हम लोग को एक स्पेशल ऑपरेशंस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे गूगल मीट है, या फिर जो हम लोगों के हैंगआउट फैसिलिटी है, गूगल ड्राइव फैसिलिटी है, ये आपके कुछ स्पेशल ऑपरेशन होंगे। बेसिक कंपोनेंट जो मैंने पीछे बताया उसी के बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है।
सॉरी, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क एंड प्रोडक्ट लाइन, क्या बोला देखो, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स रिलाई ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, और जहाँ पे अगर आप देखेंगे कोई अगर हम लोगों के एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स भी रहेंगे तो वहाँ पे भी ये सेम पैटर्न फॉलो होगा, जहाँ पे आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने के लिए भी सेम पैटर्न फॉलो करते हैं हम लोग। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फोकस ऑन प्रोवाइडिंग टेक्निकल रेदर देन डोमेन स्पेसिफिक सपोर्ट, मतलब आपको जो एप्लीकेशन आप बना रहे हैं तो उसके स्पेसिफिक, वो डोमेन स्पेसिफिक क्या क्या आप एरर आ सकते हैं उसके स्पेसिफिक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। टेक्निकल मतलब इन जनरल अगर आपका क्वेरी फायर नहीं हो रहा है, डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं हो रहा है, उसके लिए वो सपोर्ट नहीं देते। तो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, आपका कोड अगर नहीं चल रहा है तो वो आपका गलती है, वो आपको देखना है, वैसे टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे। आपके जो डोमेन है, मतलब मैं अगर बैंक के लिए अगर सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो बैंक का जो सेशन मेंटेनेंस होता है वो आपने देखा है कि हर बार जब आप लॉग इन करते हैं तो आपका सेशन जो है वो 5 मिनट के लिए एक्टिव होता है। तो 5 मिनट तक अगर आप अपने अकाउंट को आइडल छोड़ दोगे तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। तो वो टाइम पे फिर वापस यूजर आईडी पासवर्ड पूछना चाहिए। आप कोई बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो टाइम पे ओटीपी या डेबिट कार्ड के पीछे आपको बहुत बार नंबर्स दिए रहते हैं, एक टेबल दिया रहता है एबीसीडी लिखा हुआ, उसमें से कुछ नंबर्स पूछना चाहिए या पिन पूछना चाहिए, बराबर है। तो ये सारे आपके डोमेन स्पेसिफिक सपोर्ट है जहाँ पे सिक्योरिटी एनहांसमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो वो सारे आपको प्रॉपरली यूज करने आ रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा ना, उसके स्पेसिफिक यहाँ पे आपको सपोर्ट प्रोवाइड होता है जब आप ऐसे कोई फ्रेमवर्क यूज करते हैं। सो दैट्स वन थिंग। इसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट लाइन आर्किटेक्चर मस्ट बी स्ट्रक्चर इन वे टू सेपरेट डिफरेंट सबसिस्टम एंड अलाउ देम टू बी मॉडिफाइड। उसके साथ में आर्किटेक्चर शुड आल्सो सेपरेट एंटिटीज एंड देयर डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे इजीली हम लोग बता सकते हैं कि ओके कौन से फंक्शन है, उसके काम क्या रहेंगे, कहाँ पे हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन कहाँ पे यूज होगा, क्या पर्पज है। तो ये डिटेलिंग अगर पता रहेगा तो आप जब काम कर रहे हैं तो आपको भी पता रहेगा कि क्या चीज हम लोग किसके लिए रीयूज कर रहे हैं, और कोई दूसरा भी अगर आएगा तो उसको भी पता रहेगा कि क्या चीज हम लोगों ने यूज किया, उसका मेन पर्पस क्या था और उसको कैसे हम लोग वर्कआउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आर्किटेक्चर रिसोर्स एलोकेशन सिस्टम कैसे वर्क करेगा, तो सबसे बेस के ऊपर तो आपका क्या रहेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा जिसके ऊपर ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म होंगे। ट्रांजेक्शन मतलब ऐड, अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई, बराबर है। ये वाले 4 ऑपरेशंस आपके परफॉर्म हो सकते हैं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय ट्रांजेक्शन ऑन द डेटाबेस। रिसोर्स डेटाबेस रहेगा, कोई स्टोर किए हुए चीजें रहेंगे, उसके ऊपर रिसोर्स मैनेजमेंट रहेगा कि कंट्रोलिंग पॉलिसी, मतलब किसको कितना लेवल का डेटाबेस का एक्सेस मिलेगा बेस्ड ऑन देयर प्रिविलेज लेवल, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ यूजर जो एक्सेस कर रहा है। रिसोर्स एलोकेशन कौन से वे में होगा, है ना, वो भी हम लोग यहाँ से बताएंगे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट है, बैंक है, तो उनके रिकॉर्ड्स को एम्प्लॉय कितने लेवल तक एक्सेस कर सकते हैं, नॉर्मल अकाउंट होल्डर कितने लेवल तक एक्सेस कर सकते हैं, वो आएगा। इनपुट आउटपुट में यूजर ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड है। अब देखो कि जीमेल के अंदर अगर आप देखेंगे यूजर नेम पासवर्ड के साथ में अगर मैं अननोन कंप्यूटर से अगर लॉग इन कर रहा हूँ तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन आता है, मतलब आपके मोबाइल के ऊपर भी एक कोड आएगा और वहां पे आपको यस या नो पूछेगा। तो अगर आप यस प्रेस करेंगे और उसके बाद सपोज मुझे कोड आया 56, तो ये इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तब जाके लॉगिन जो है वो सक्सेस होगा। रिसोर्स डिलीवरी, क्वेरी मैनेजमेंट होगा, और ये फाइनली ये सारी चीजें कंबाइन हम लोग बहुत एफिशिएंट यूजर फ्रेंडली वे में यूजर इंटरफेस पे प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसी का एक डिटेल दिया हुआ है। तो डिटेल में हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वी हैव इंटरैक्शन लाइक ऑपरेटर इंटरफेस रहेंगे, कॉमन सिस्टम इंटरफेस रहेंगे। इनपुट आउटपुट में अगर आप देखेंगे ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन आएगा, मैप एंड रूट प्लानर रहेगा, देन अलग अलग एक्सेल में, पीडीएफ में रिपोर्ट जनरेट करना है आपको, बार ग्राफ वे में जनरेट करना है। आप जब कोई एक उप्स लैंग्वेज से क्वेरी फायर करते हो तो क्वेरी मैनेजर रहेगा जो डेटाबेस से कनेक्ट करके आपने जावा में लिखे हुए क्वेरी को डेटाबेस में ओरेकल तक लेके जाएगा, है ना। व्हीकल स्टेटस मैनेजर रहेगा रिसोर्स में, कोई अगर इंसिडेंट या कोई एरर आता है तो उसको रिपोर्ट करने वाला रहेगा। देन अगर कोई एक व्हीकल अगर डिस्पैच हो रहा है उसका डिटेल, इक्विपमेंट मैनेजर रहेगा जो सारे इक्विपमेंट्स प्रॉपर है या नहीं है उसके बारे में, जीपीएस लोकेटर रहेगा जो व्हीकल का आपको इन्फॉर्मेशन बताएगा। सो दिस इज वन एग्जांपल कि वो बाकी की जो चीजें वो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। अगर आप देखेंगे ये जो इंसिडेंट लॉगर है
तो उसके पास लॉग रिपोर्ट कहाँ से आएगा, डेटाबेस से आएगा ना, जब डेटाबेस में कोई डेटा ऐड अपडेट या डिलीट नहीं हो पाया। मैप डेटाबेस रहेगा, कहाँ पे जाना है तो कहाँ पे कौन सा मैप एप्लीकेबल रहेगा, वो व्हीकल डेटाबेस रहेगा, कौन सा व्हीकल किसको बिलोंग कर रहा है, कौन कहाँ पे लेके गया था, कभी उसने रजिस्टर किया था, वो आएगा। वो व्हीकल के लिए पेमेंट हुआ था तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के अंदर उसके डिटेल रहेंगे, और सेम डे कितने टोटल इक्विपमेंट्स हम लोग के पास अवेलेबल है उसका पूरा इक्विपमेंट डेटाबेस रहेगा हम लोग के पास। ओके, नाउ व्हीकल डिस्पैचिंग बहुत सिंपल है, आप देख लेना। डिस्पैच करने का मतलब है व्हीकल अगर हम लोग कहीं एक लोकेशन से दूसरे को डिस्पैच करते हैं तो वो टाइम पे अगर उसका एक्सीडेंट हुआ, जैसे आप देखो कि जूम कार है, तो अगर मैं कहीं पे अगर जूम कार लेके जाता हूँ तो उसके ऊपर स्पीड लिमिट सेट रहता है 70 के ऊपर, मैं वो जूम कार को लेके नहीं जा सकता 4-5 दिन अगर मैंने वो कार को रेंट पे लिया हुआ है। देन कौन से लोकेशन से पिकअप करना है वो मुझे पता चलेगा, अगर उसका इन बिटवीन अगर एक्सीडेंट हुआ है तो वो लोग ही आके वो कार को वहां से लेके सर्विस में लेके जाएंगे। जो मैंने अगर अपना एक कार दिया हुआ है जूम पे, तो वो मुझे रिपेयर करा के देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका रहेगा। अगर वो कार अगर चोरी हो गया तो उसके अंदर ट्रैकर्स के थ्रू हम लोग ढूंढ सकते हैं, ये सारे फैसिलिटी होता है। सो प्रोडक्ट लाइन स्पेशलाइजेशन, कौन सा प्लेटफॉर्म पे चलेगा, कौन से एनवायरनमेंट में बेटर वर्कआउट करेगा, कौन से फंक्शन प्रोवाइड करेगा, कौन से अलग अलग प्रोसेसेस हम लोग सक्सेसफुली यहाँ पे कर सकते हैं बिजनेस रिलेटेड। सो बिजनेस रिलेटेड जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी को अगर 4 दिन के लिए कार रिक्वायर्ड है, मैंने मेरा कार जो है वो जूम पे रखा हुआ है, बराबर है। तो अब क्या होगा कि मुझे नोटिफिकेशन आएगा, मैं उस पर पेट्रोल या जो भी है वो रिफिल करके वो एक कार एक लोकेशन पर रख दूंगा, वहां से दे कैन पिकअप दैट कार। तो मुझे मेरे घर पे या वहीं कहीं पे आने की जरूरत नहीं है, मैं एग्जैक्ट लोकेशन उनको बता दूंगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको एक प्रोडक्ट लाइन इंस्टेंस बताया हुआ है। यहाँ पे क्या बताया हुआ है, हम लोग के पास एलिसिट स्टेक होल्डर्स है, सॉरी ओके। सो एज यू कैन सी हम लोग के पास यहाँ पे एलिसिट स्टेक होल्डर्स है, बराबर है, जो एग्जैक्टली काम कर रहे हैं, और वो फिर क्या करेंगे उनके हिसाब से जो बेस्ट सूटेबल सॉफ्टवेयर है उनके लिए वो देखेंगे, वो उसके ऊपर निगोशिएट रिक्वायरमेंट करेंगे, मतलब क्या एग्जैक्ट काम की चीजें अभी आपको ऐड करना है इसमें, और एग्जिस्टिंग आपके पास जो सिस्टम है उसमें क्या और अपडेट करने पड़ेंगे, है ना। तो ये हम लोगों ने क्या बोला, एलिसिट स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स है, एडेड कुछ नया हुआ रिक्वायरमेंट है, उसमें से आपके एप्लीकेशन के लिए जो फिट है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, बाकी के हम लोग क्लोज कर देंगे, मतलब चूज क्लोजेस्ट फिट जो अभी आपको काम में है। जैसे अगर मैं जूम एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ तो एज पर करंट ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी कौन से फंक्शंस अभी आपको वो प्लेटफॉर्म पे अपडेट करने पड़ेंगे, वो जो क्लोज फिट है वो हम लोगों ने सिलेक्ट किए उतने फंक्शन, उसके ऊपर निगोशिएट करेंगे कि ये जो भी फंक्शन है उसका डेवलपमेंट टाइम कितना होगा, हम लोग के बजट में जा रहा है क्या, वो उसको फिर हम लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम पे अडेप्ट करेंगे और वो डेवलप करके फाइनली हम लोग उसको डिलीवर कर देंगे। सो दैट्स हाउ दिस थिंग गोज। आफ्टर दिस वी हैव, जो भी मैंने अभी डायग्राम में बताया आपको वो सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है। एलिसिट स्टेक होल्डर्स रहेंगे, यूज एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स, जहाँ पे हम लोग एक डमी या प्रोटोटाइप बनाएंगे। क्लोज फिट जो भी रहेगा, जो भी हम लोग के बेस्ट रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो आपको अपने सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे वो देखेंगे। देन जो हम लोग के रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर रीनिगोशिएशन चलेगा, है ना। देन अडैप्ट द एग्जिस्टिंग सिस्टम, डेवलप न्यू मॉड्यूल एंड मेक चेंजेस टू द फैमिली एंड डिलीवर द न्यू फैमिली मॉड्यूल, मतलब न्यू जो फंक्शंस है वो डिलीवर कर दो अभी फाइनली नए सॉफ्टवेयर में। डिजाइन टाइम, कॉन्फ़िगरेशन कितना लगेगा, डिप्लॉयमेंट टाइम कितना लगेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज उसके बेस के ऊपर हम लोगों को फाइनली पता चलेगा कि कस्टमर उसको यूज करेगा तो कितने टाइम में वो यूज कर पाएगा, और आपको उसको कितना टाइम देना है। अगर हम लोगों ने देखा रहेगा कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का टोटल टाइम जो हम लोग बताते हैं उसके लिए यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। डिप्लॉयमेंट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन प्लानिंग टूल आएगा, डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। देन जो फंक्शंस हम लोगों ने बनाया उसको हम लोगों को अगर सिस्टम डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करना है तो ये सारा जो कनेक्शंस आएंगे, ये सारे जो कनेक्टिविटी या इंटीग्रेशन के कोडिंग आएंगे, वो कितना टाइम लगेगा वो यहाँ पे आपको बताना है, मतलब वो आपको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। इसको डिप्लॉयमेंट टाइम बोलेंगे। लेवल ऑफ डिप्लॉयमेंट टाइम कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट लेवल आएंगे,
वर्क फ्लो आएगा, पैरामीटर डेफिनेशन आएगा। सो जैसे यहाँ पे कंपोनेंट सिलेक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे कि कौन से मॉड्यूल में कौन से कंपोनेंट आपको ऐड करना है और उसमें कौन से फंक्शनलिटीज ऐड करना है। Workflow and rule definition, where you define workflow and validation rules that should apply to information entered. Then parameter definition, where you specify the value of specific system parameters that reflects the instance of application. Application system reuse, simple है. An application system product is a software system that can be adapted for different customers without changing the source code. ये आपका एप्लीकेशन रीयूज हो गया। क्यों? बिकॉज हम लोगों को सोर्स कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो सेम एप्लीकेशन सेम फंक्शंस और कोई कस्टमर को भी रिक्वायर्ड है, सेम है। तो कुछ जेनरिक फीचर्स रहेंगे जिसको आप क्या कर सकते हैं, एज इट इज रीयूज कर सकते हैं, जिसको आप iOS पे चला सकते हैं, एंड्रॉइड पे चला सकते हैं, लिनक्स पे चला सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सेम वे में वो काम करेगा। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, हॉस्पिटल पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है। तो अब आप इसका सिर्फ आपको पेशेंट के जो रिकॉर्ड्स है वो फाइंड आउट करना है, तो इसको आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी अलग डिफरेंट पेशेंट के चीजें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या रहेंगे, सिंपल से एडवांटेज है, आप पढ़ लेना। प्रॉब्लम्स क्या रहेंगे, प्रॉब्लम्स में क्या बोला है कि रिक्वायरमेंट यूजुअली हैव टू बी अडॉप्टेड टू रिफ्लेक्ट द फंक्शनलिटी एंड मोड ऑफ ऑपरेशंस। अब कभी कभी क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों को जो आपके मोड ऑफ ऑपरेशन है उसके हिसाब से चीज़ों को प्रॉपरली वेरीफाई करके देना पड़ेगा। कहीं पे अगर उनके रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं तो वो टाइम पे आपको वहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, प्रोडक्ट में बी बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट आर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू चेंज। सो दैट्स वन थिंग कि आपको कहाँ पे क्या चेंजेस की जरूरत है, वो चेंजेस यहाँ पे आपको नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो चेंजेस एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में करना पॉसिबल नहीं है। देन चूज द राइट हम लोग का जो सिस्टम रहेगा फॉर द एंटरप्राइज। कभी कभी कौन सा करेक्ट सिस्टम होगा, कौन सा रॉन्ग होगा, वो आइडेंटिफाई करना, सिलेक्ट करना, वो भी अगर आपका रॉन्ग हो गया तो वो भी अगर हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, सो वो भी आपको देखना पड़ेगा। देन उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, वो आएगा। देयर मे बी अ लैक ऑफ लोकल एक्सपर्टाइज टू सपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट, कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली कौन से टाइप के सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर की हम लोगों को जरूरत है, या हम लोगों के पास वैसे एक्सपर्ट नहीं है कोई, है ना। तो ये सारे हम लोग के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन में क्या होगा, अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, एप्लीकेशन सिस्टम में बी प्रोड्यूस बाय डेंटिस्ट दैट हैंडल्स अपॉइंटमेंट, डेंटल रिकॉर्ड एंड पेशेंट रिकॉर्ड एक्सेट्रा। तो अब इसको कॉन्फ़िगर करना है। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि एक साथ अगर दो लोगों को सेम अपॉइंटमेंट अगर चले गया तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, कोई पेशेंट ने पहले अपॉइंटमेंट लिया था लेकिन बाद में अगर उसने कैंसिल किया तो क्या होगा। देन अभी 5 o'clock हो गया, कोई एक पेशेंट अगर 4:30 का अगर अपॉइंटमेंट ट्राई कर रहा है तो वो टाइम पे प्रॉब्लम क्या हो सकता है। कोई एक पेशेंट ने जब अपॉइंटमेंट फाइनलाइज किया तो वो फाइनली डॉक्टर के पास आएगा नहीं आएगा, या उसने फेक टाइम पास के लिए तो अपॉइंटमेंट नहीं दिया। तो सपोज अगर हम लोग बोल रहे हैं कि लोग अपना अपॉइंटमेंट इतना इजीली कैंसिल ना करें, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उनके पास से एडवांस में कुछ पेमेंट लेके रखेंगे। तो वो पेमेंट जो हम लोग ले रहे हैं तो वो पेमेंट उनके पास से लेंगे, तो पेमेंट कौन से वे में होगा। तो ये सब आपके कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन रहेंगे कि ये सारे फीचर्स कैसे आएंगे, जैसे पेमेंट गेटवे कैसे वर्कआउट होगा, बाकी चीजें कैसे वर्कआउट होंगे, है ना। ये सारे आपके यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस सर। सियार तू मेरे को कभी है ना अटेंडेंस याद ही नहीं दिला। सर आई वाज अबाउट टू से दैट ओनली, आप टॉपिक कंप्लीट करो, इसका ही वेट कर रहे थे। अभी 12:21 है, इसके लिए आई वाज वेटिंग फ्रॉम द। ओके ठीक है। सो वी आर डन विद दैट पार्ट। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग का इसमें होगा, ओके, सो डोमेन स्पेसिफिक सिस्टम्स में डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे और उसके जो एग्जांपल्स मैंने दिए वो। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन सिस्टम्स में आपको क्या बोला है, वी हैव सिंगल प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड्स द फंक्शनलिटी एंड कॉन्फ़िगरेबल। मतलब जहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि कौन से फंक्शंस, कौन से कॉन्फ़िगरेशन हम लोग मोबाइल पे एक्सेस कर रहे हैं, लैपटॉप पे करेंगे या कोई एम्बेडेड डिवाइस पे कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको क्या क्या अलग अलग टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी वो आएगा यहाँ पे। अब एप्लीकेशन सिस्टम इंटीग्रेशन में आपको क्या बोला है, वी हैव डिफरेंट हेट्रोजीनियस सिस्टम्स। हेट्रोजीनियस मतलब कोई एक फंक्शन मैंने मोबाइल से ट्राई किया, उसका अपडेट मैं लैपटॉप पे ले रहा हूँ, या लैपटॉप से ट्रांजेक्शन किया, उसका सेम ट्रांजेक्शन का अपडेट मुझे मोबाइल पे भी मिलना चाहिए। जैसे बैंक है, तो बैंक जो है वो हेट्रोजीनियस है। अगर मैं एटीएम से ट्रांजेक्शन करता हूँ तो उसका सेम अपडेट मुझे मोबाइल पे भी मिलेगा और वेबसाइट पे भी मिलेगा, है ना, तो हेट्रोजीनियस है।
बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे single product that provides the functionality required by the customer, then based on specific generic solution, standardized development focus कहाँ पे होना चाहिए, system vendor is responsible for the maintenance and system vendor provides a platform for the system. So वो आपके basic points दिए हैं यहाँ पे. So आप ये टेबल जो है ये पढ़ लेना, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. इतना जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बेस के ऊपर तो ये काफ़ी सिंपल पड़ेगा आपको. देन ERP सिस्टम क्या रहेंगे, बहुत बड़े सिस्टम्स रहते हैं, हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं. जैसे आप देख लो कि हम लोग एक वोडाफोन है, तो वोडाफोन जैसा इतना बड़ा कंपनी है जो इतने सारे अलग अलग ऑफिसेज हैं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग पर्पसेस है, वो सबको अगर आपको साथ में चलाना है उसके लिए जो लेवल का सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा उसको हम लोग ERP बोल सकते हैं. सो इट टेक्स लाइक 2-3 years, sometimes even more, and it also needs crores of investment. और एक एक मॉड्यूल बनाने में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगता है, टाइम भी जाता है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ERP इज अ जेनरिक सिस्टम, सपोर्ट्स कॉमन बिजनेस प्रोसेसेस, ऑर्डरिंग, इनवॉइस, हर एक चीज आपका ऑटोमेटेड हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर वापस आपको ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा अच्छा खासा. So these are very widely used in large companies. They present probably the most common form of a software reuse. जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो परचेसिंग. अभी हम लोगों के अलग अलग डिपार्टमेंट है. जैसे आप देख लो कि मैंने आपको वोडाफोन का एग्जांपल दिया, तो उसका ये परचेस डिपार्टमेंट है. कितने लोगों ने नए पोस्टपेड एंड प्रीपेड कनेक्शन परचेस किए. सप्लाई चेन, मतलब अगर वो पोस्टपेड कनेक्शन ले रहे हैं हम लोगों के, अगर वो प्राइम कस्टमर्स है लेट्स सपोज, है ना, जिससे हम लोगों के बिजनेस को बेनिफिट हो रहा है, तो उनको आप डिलीवरी कैसे प्रोवाइड करेंगे वो हम लोग बताएंगे. लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करेंगे, है ना, और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे हो रहा है. अगर वो आपके स्टोर पे आ रहे हैं, ऑनलाइन अगर बात कर रहे हैं, तो वो सारे प्रोसेसेस हम लोग यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स कंबाइन करेंगे. बिकॉज आपका एक कस्टमर हैंडलिंग डिपार्टमेंट नहीं है, एक परचेसिंग डिपार्टमेंट नहीं है, आपके एरिया वाइज अलग अलग छोटे छोटे स्टोर्स रहेंगे. ये सबको आपको साथ में इंटीग्रेट करना है, और प्लस आपके वो जो एरिया है उसके स्पेसिफिक बिजनेस रूल्स रहेंगे, जहाँ पे जिसका कनेक्शन आप नया एक्टिव कर रहे हैं, जिसका कनेक्शन आप वापस ले रहे हैं, वो सबको हम लोग यहाँ पे उनके पर्सनल डिटेल कैच करेंगे, राइट, उसके डिटेल्स आएंगे आपके. सो ERP आर्किटेक्चर, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स जो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, कॉमन डेटाबेस मेंटेन करना पड़ेगा, वही आपको जो डायग्राम मैंने बताया अभी उसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये तीनों जो 4 मॉड्यूल्स जो है, परचेस वाला, सप्लाई वाला, लॉजिस्टिक्स एंड CRM, ये सबको साथ में इंटीग्रेट करना है. सो ये एक बहुत बड़ा काम होता है जब हम लोग अगर ERP की बात करते हैं. डिजाइन चॉइसेस, अब डिजाइन यहाँ पे ERP अगर सॉफ्टवेयर ही इतने बड़े होते हैं कि हम लोग सिंपल डिजाइन रखते हैं. यहाँ पे कोई हम लोग को फ्लैशी चीजें, अच्छे कलर यूज करना वो नहीं रहता है. सिंपल आप वाइट बैकग्राउंड भी प्रोवाइड करेंगे, स्टिल इट विल वर्क, बट वी नीड टू प्रोवाइड थिंग्स इन एज यूजर फ्रेंडली एज इट पॉसिबल. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिजाइन चॉइसेस में क्या बोला है, व्हेन इंडिविजुअल एप्लीकेशन सिस्टम ऑफर्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट फंक्शनलिटी, तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे कैसे इन चीजों को प्रोवाइड करेंगे. देयर विल बी सेवरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रहेंगे, है ना. हाउ विल डेटा बी एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल्स, और जैसे अगर किसी ने परचेस किया है, तो परचेस जिसने नया कनेक्शन अगर परचेस किया तो उसका सेम इंफॉर्मेशन किसके पास जाना चाहिए, आगे डिलीवरी पर्सन के पास भी जाना चाहिए ना, यहाँ पे लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, दोनों के पास जाना चाहिए. और वो सेम डिटेल्स जो है वो CRM के पास भी अपडेट होना चाहिए, क्योंकि अगर जिसने कनेक्शन परचेस किया उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो कस्टमर रिलेशन को भी पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों वो छोड़ के जा रहा है, या अगर उनको कॉन्टेक्ट करना है तो कैसे करेंगे. तो ये आपके डिजाइन चॉइसेस होंगे कि डेटा एक्सचेंज कैसे होगा, क्या फीचर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे. ऑफकोर्स आप अगर वोडाफोन, एयरटेल, जियो कुछ भी अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे जो फीचर्स प्रोवाइड होते हैं, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो इंटीग्रेशन कैसे होगा, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में होगा. तो यहाँ पे मेरे पास वेब ब्राउजर है, ईमेल सिस्टम है, एंड मोबाइल सिस्टम हो सकता है अगर मोबाइल से अगर मैं कॉन्टेक्ट करूंगा. सर्वर साइड पे आपका ई-कॉमर्स सिस्टम रहेगा, ऑर्डरिंग एंड इनवॉइस रहेगा. एक ईमेल सिस्टम है, तो ईमेल के थ्रू अगर आपने कुछ ऑर्डर दिया हुआ है तो उसको हम लोग अडॉप्ट करके ऑर्डरिंग में प्रोसेस करेंगे, या फिर उसका जो आपने ऑर्डर किया उसका इनवॉइस आपको ईमेल सिस्टम के थ्रू आएगा, है ना. तो ये दोनों पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे आपके हो सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर, बहुत सिंपल है. सर्विस ओरिएंटेड इंटरफेस क्या होगा, वही जो मैंने आपको बताया यहाँ पे,
इसी के आगे आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. सो यहाँ पे आप देखेंगे अगर एप्लीकेशन रैपर में क्या बोल रहे हैं हम लोग, वी हैव वन एप्लीकेशन जिसके अंदर हम लोग चैट बॉट ऐड कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला. आपका डेटा यूसेज हम लोग बता रहे हैं, आपके यूसेज के हिसाब से आपको कौन से पैकेजेस या सर्विसेज बेस्ट अवेलेबल रहेंगे वो बता रहे हैं. आपका बिल जनरेट हो गया तो उसको रिमाइंड करा रहे हैं, आपने बिल पेमेंट डिले किया है तो उसको रिमाइंड करा रहे हैं हम लोग, आपने बिल पेमेंट कर दिया तो उसके बारे में आपको इंटीमेशन दे रहे हैं, आपने अगर कंप्लेंट डाला है तो उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं. बराबर है. तो ये सब होगा. आपको ऑटो आंसरिंग मशीन्स के साथ हम लोग कनेक्ट करके दे रहे हैं. आपने अगर कोई ऑर्डर किया हुआ है तो उस वो कहाँ तक पहुंचा, कभी आपको फाइनली डिलीवर होगा वो बता रहा है. सो दोज मोस्ट ऑफ थिंग्स आर प्रोवाइडेड हियर. एंड स्टार्टिंग में देखो ये प्रॉब्लम होता था कि मेरे आधार कार्ड पे या मेरे पैन कार्ड या मेरे डॉक्यूमेंट में किसी ने अगर एक सिम कार्ड इशू कर लिया है तो मुझे पता नहीं चलता था. आज के टाइम पे ये जो एप्लीकेशन है ना, ये भी बताते हैं कि आपके नाम पे आपका अगर डॉक्यूमेंट किसी ने मिसयूज किया आपको पूछे बिना, तो वो टाइम पे कितने सिम कार्ड इशू हुए हैं ये नंबर पे, वो भी आपको यहाँ से पता चलेगा. सो बस वही है, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर फंक्शनलिटी एंड परफॉर्मेंस. अगर आप देखेंगे जब हम लोग अगर इतने सारी चीजें बड़े बड़े मॉड्यूल्स इंटीग्रेट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कोई कोई फंक्शनलिटी प्रॉपर काम नहीं करेगा या फंक्शनलिटी काम कर रहा है तो परफॉर्मेंस नहीं प्रॉपर आपको मिलता है. क्यों? बिकॉज थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ यूजर्स आर वर्किंग एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम. इंटरऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम आता है, मतलब मोबाइल से अपडेट चीज लैपटॉप पे तुरंत विजिबल नहीं होता है, रिफ्लेक्ट नहीं होता है, या वाइस वर्सा. देन कभी कभी अगर आपको न्यू फंक्शंस अगर ऐड करना है तो ये होता है कि आपका वेबसाइट के ऊपर वो फंक्शंस बहुत जल्दी से अपडेट हो गए लेकिन मोबाइल पे वो जल्दी अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, है ना. या फिर जो वेंडर आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था वो ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए हैं, या फिर लाइफ टाइम वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है. एक टाइम के बाद में जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए तो अभी आपके ऊपर भी कंपल्शन आता है कि आपको भी अपना सिस्टम या सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा. That's it. We are done with this chapter. Now we'll start with last chapter of Unit 5. Okay, so I'll just open that chapter now. Anyone, any doubt with respect to this chapter? जल्दी बताओ, किसी को कोई भी डाउट है guys? Hello. Okay, what about other students? Any doubts? No, sir. Okay, so this is our last chapter जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड याद रखो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो अभी मैं यहाँ पे वापस वो सेम चीजें रिपीट नहीं करूंगा. हम लोग बहुत क्विकली ये चीजें खत्म करेंगे, रैप अप कर लेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, अदरवाइज बहुत क्विकली चीजें जो कंप्लीट होंगे. सो डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये आपके पॉइंट्स है. अब डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या बोला है, वर्चुअली और लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में आता है. मतलब सेंट्रल डेटाबेस आपका एक लोकेशन पे रहेगा और जहाँ जहाँ पे आपके उसके छोटे छोटे ब्रांचेस रहेंगे वहाँ पे हम लोग सर्टन चीजें जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे लोकली, सो फॉर द फास्टर एक्सेस, सो दैट सर्वर के ऊपर ज्यादा लोड जनरेट ना हो. बराबर है. जैसे हम लोग आईसीआई बैंक का एग्जांपल ले सकते हैं या कोई दूसरे एचडीएफसी टाइप बैंक का या एसबीआई बैंक का एग्जांपल ले सकते हैं. तो आपके जो भी क्लाइंट्स हैं वो सबका एक सेंट्रल रिपोजिटरी या सेंट्रल डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस बनता है बेसिकली उसमें. और उसके साथ में इफ यू नोटिस वी हैव सम अदर पॉइंट्स, और वो क्या है, जस्ट 1 मिनट.
ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जैसा मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, लाइक वी हैव एग्जांपल ऑफ आईसीआई या एचडीएफसी बैंक, तो उनके बहुत सारे ब्रांचेस होंगे। अब हर एक ब्रांच अगर इंडिविजुअली सर्वर पे अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा और उसका बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम लोग चीज़ों को फास्ट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर फॉलो कर सकते हैं कि कोई भी बैंक जो है, उनके जो लोकल ब्रांचेस है, उनके कस्टमर का रिक्वेस्ट उनको ज्यादा आता है, तो उनके कस्टमर का जो डेटा है ना, वो हम लोग उनको लोकली प्रोवाइड करके रखेंगे एक कॉपी, और बाकी के जो डेटा है वो हम लोग सर्वर पे रखेंगे। सो इन केस अगर उनके पास कोई दूसरा कस्टमर आता है जिनको अगर और कोई दूसरे डेटा की जरूरत है, तो वो टाइम पे ही सिर्फ रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर पे जाएगा, अदरवाइज बाकी का सारा काम जो है उनका वो लोकली चले जाएगा। सो यहाँ पे वही है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न में होगा, जहाँ पे उनको जो डेटा की बार बार जरूरत है, जिसके लिए वो बार बार क्वेरी फायर कर सकते हैं सर्वर पे, तो वो डेटा हम लोग लोकली उनको वहाँ पे प्रोवाइड करके रखेंगे। बराबर है? तो क्या क्या आएगा, रिसोर्स शेयरिंग जो है वो यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर, ओपननेस आता है, कॉनकरेंट एक्सेस आता है। कॉनकरेंट एक्सेस मतलब मल्टीपल पीपल ट्राइज टू गेट द डेटा, सेम डेटा एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल करने के लिए भी मैं क्या करूंगा, 2-4 कॉपी बना के रखूंगा, और वो जो है लोकली आपको अलग अलग ब्रांचेस में हम लोग अलाउ कर देंगे। तो उससे कॉन्करेंसी भी अगर होगा, कॉन्करेंट एक्सेस भी होगा, तो उसमें भी आपका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा। स्केलेबिलिटी मतलब जब जब हम लोग अगर न्यू फंक्शंस या न्यू टेक्नोलॉजी अगर लेके आते हैं, तो वो टाइम पे वो चीज़ें इजीली अडॉप्ट होनी चाहिए। ये आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर फॉल्ट टॉलरेंस, एज नेम सजेस्ट, कि अगर कोई बग या कोई फेलियर्स अगर आता है तो आपका सिस्टम शुड बी कैपेबल इनफ टू हैंडल दोस फॉल्ट्स एज वेल। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स मैंने जैसे बताया आपको, वही यहाँ पे बताया कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ते जाता है जब अगर हम लोग के मल्टीपल ब्रांचेस बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो है सर्वर पे बढ़ते जाएंगे। टू मेक थिंग्स सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स यूज करते हैं। डिजाइन जो हम लोगों ने 5 चीजें पढ़े वो सेम यहाँ पे दिए हुए लास्ट वाले में। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होगा कि आप देखो कि बैंक जो है उसमें बताना बहुत जरूरी रहता है कि कहाँ से हम लोग क्या चीज अलाउ करेंगे, क्या चीज अलाउ नहीं करेंगे, है ना। ये सारे पॉइंट्स हम लोग बता रहे हैं। तो इफ यू नोटिस कि हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंसी वाले पॉइंट्स हैं कि वी से कि अगर कोई एक ट्रांजेक्शन अगर परफॉर्म होता है तो इमीडिएटली उसके वे डिटेल्स जो है वो बाकी सबको पता होनी चाहिए। बैंकिंग में ये पॉइंट फॉलो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एज यू कैन सी, ideally user should not be aware that the system is distributed and service should be independent of the distribution characteristics. In practice this is impossible, the part of systems are independently managed और network delay हो सकता है। ये ट्रांसपेरेंसी अचीव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसको हम लोग रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे, कौन से बेसिस पे रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे, ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो हम लोग यहाँ पे बता के रखेंगे। ठीक है, जिससे exactly when someone wants to get the access of the resource, कभी लेना है, कभी उनको आगे काम करना है, वो सब चीज जो है वो प्रॉपरली प्रोवाइड हो जाए। ओपननेस बहुत सिंपल है, आप पढ़ लेना। स्केलेबिलिटी, आपको जब अपने सॉफ्टवेयर के अंदर साइज बढ़ाना है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना है और न्यू फंक्शंस ऐड करना है, तो वो आप जब नए फंक्शंस ऐड करेंगे, अगर लोड बढ़ रहा है, कोई न्यू मॉड्यूल्स अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो उसके साथ में चीजें जो है वो प्रॉपरली मैनेजेबल होनी चाहिए एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस थिंग्स शुड आल्सो बी इन अ प्रॉपर मैनर। सिक्योरिटी ऑफ कोर्स ये तो हम लोगों को होना ही चाहिए कि कोई थर्ड पार्टी सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पे अटैक ना करे, इसके ऊपर फोकस करना है। कोई बैकडोर ना हो सॉफ्टवेयर में, उसके ऊपर फोकस करना है, दैट सिक्योरिटी। टाइप्स ऑफ अटैक हम लोगों के अलग अलग होता है, जिसमें से एक जो आपका होगा इंटरसेप्शन, जहाँ पे एक जो कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, तो वो कोई इंटरसेप्ट करने की ट्राई करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा उसको हम लोग encrypted रखेंगे। एज यू कैन सी इंटरसेप्शन वाला। इंटरप्शन, सर्विसेज आर अटैक्ड एंड कैन नॉट बी डिलीवर्ड। मतलब इंटरप्शन का मतलब क्या है, जैसे डॉस अटैक होता है। डॉस अटैक का मतलब क्या है, लेट्स टेक एग्जांपल कि आप
का एक ईमेल अकाउंट है और वो ईमेल अकाउंट के ऊपर अगर एक साथ मैंने सपोज 5000 10,000 ईमेल अगर भेज दिए तो क्या हो गया, आपका ईमेल अकाउंट जो है वो टेम्पररी हैंग हो जाएगा, है ना। तो उसको हम लोग डॉस अटैक बोलते हैं कि हम लोग अननेसेसरीली इतने सारे डमी रिक्वेस्ट या इतने सारे रिक्वेस्ट सर्वर पे भेज देते हैं कि आपका सर्वर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि जेन्युइन रिक्वेस्ट कौन सा है और डमी रिक्वेस्ट कौन सा है। और ये चक्कर में सर्वर जो है वो अननेसेसरीली या तो हैंग हो जाएगा या वो बिना काम के जो रिक्वेस्ट है उसी को हैंडल करने में बिजी हो जाएगा। दैट्स इट। देन नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन। जो डेटा सेंड कर रहा है तो अटैकर क्या करेगा, इन बिटवीन डेटा को मॉडिफाई करके भेजेगा, तो एक्चुअल कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। फैब्रिकेशन हो सकता है, इंफॉर्मेशन जो था ही नहीं, कोई दूसरा वो इंफॉर्मेशन का एक्सेस लेने की ट्राई कर रहा है, ये सब हो सकता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफर्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रिफ्लेक्ट्स द सिस्टम्स एबिलिटी टू डिलीवर इट्स सर्विसेज डिपेंडेबली एंड विद द रिस्पॉन्स टाइम। मतलब कितना क्विक रिस्पॉन्स टाइम में आप चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डिलीवरी की क्वालिटी ऑफ सर्विस बताएगा। कि थ्रूपुट, रिस्पॉन्स टाइम एंड थ्रूपुट। थ्रूपुट मतलब अगर ट्रैफिक सिनेरियो में भी, जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है वो टाइम पे भी आपका रिस्पॉन्स टाइम अगर 5-6 सेकेंड्स के अंदर अगर मिल रहा है आपको, दैट मीन्स क्वालिटी ऑफ सर्विस इज क्वाइट बेटर। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, सो क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, क्वालिटी ऑफ सर्विस offered by distributed system reflects the system's ability to deliver its services. Then quality of service is particularly critical when system is dealing with time critical data. टाइम क्रिटिकल डेटा मतलब जैसे आप देखो कि अगर YouTube पे वीडियो एंड साउंड दोनों साथ में आना चाहिए, अगर साथ में नहीं आएगा कोई वीडियो या मूवी में तो क्या होगा, एक्चुअल इफेक्ट, एक्चुअल मजा ही नहीं आएगा। तो वो टाइम क्रिटिकल चीज है, बोलते हैं इसको। कि साउंड या वीडियो स्ट्रीमिंग जब हो रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग अगर हो रहा है, मैच का जैसे लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, तो कमेंट्री आ रहा है और साथ में मैच दिख रहा है। अब कमेंट्री पहले आपने अगर सुन लिया और बाद में अगर मैच दिखेगा तो वो मजा नहीं आएगा। सो इसके लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है, ये टाइम क्रिटिकल डेटा आप कितना एफिशिएंटली मैनेज करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फेलियर मैनेजमेंट, एज नेम सजेस्ट, वी ऑल नो सिस्टम में कौन से टाइप के फेलियर्स या एरर आ रहा है, उसके हिसाब से चीज़ों को आपको क्या करना है, बेटर वे में मैनेज करना है। देन नेक्स्ट, मॉडल ऑफ इंटरेक्शन। 2 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन रहेंगे, प्रोसीजरल इंटरेक्शन एंड मैसेज बेस्ड इंटरेक्शन। प्रोसीजरल इंटरेक्शन क्या बोल रहा है, व्हेन वन कंप्यूटर कॉल्स ऑन अननोन सर्विस ऑफर्ड बाय अनदर कंप्यूटर एंड वेट फॉर अ रिस्पांस। जैसे आप देखो कि हम लोग के पास सर्वर है, तो एक सर्वर हम लोगों को दिया हुआ और उसके सामने दूसरा, अगर हम लोग के पास कोई दूसरा अगर सर्वर है, तो वो टाइम पे हम लोग दो सर्वर्स के बीच में, जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी प्रोटोकॉल है हम लोग का, तो आप यहाँ पे वो प्रोसीजर बताएंगे कि कौन से फाइल्स जो है वो कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैसे कम्युनिकेशन होगा। एंक्रिप्शन अगर अप्लाई हो रहा है तो वो टाइम पे एंक्रिप्शन कैसे हम लोग फॉलो कर सकते हैं, है ना। मैसेज बेस्ड इंटरेक्शन क्या होगा कि आपको इंफॉर्मेशन सेंड या रिसीव जो आप करेंगे, जैसे व्हाट्सएप पे चैटिंग होता है, वो मैसेज बेस्ड इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रोसीजर एंड इंटरेक्शन क्या दिया है, जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ दे रहे हैं, टोमेटो सूप, एंड टू फॉलो हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला है, फिल्टर स्टिक दिया, हाउ वुड यू लाइक इट टू बी कुक्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, अलग अलग प्रोसीजर बताएंगे, स्टेप्स बताएंगे। तो सबसे पहले मैंने कुछ ऑर्डर दिया, उसके साथ में और कुछ ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर एक्सेप्ट होने के बाद में कैसे आपको उसका कुकिंग रिक्वायर्ड है उसके बारे में हम लोग बताएंगे और उसके बारे में पॉइंट्स बताएंगे। सो दोज आर द पॉइंट्स, दोज आर द स्टेप्स विच आर गिवन। तो ये आपका प्रोसीजर हो गया। या फिर अगर हम लोग सैंडविच बताने के बारे में बता रहे हैं, तो आप सैंडविच कैसे बना सकते हैं वो हम लोग बताएंगे कि जैसे पहले 2 ब्रेड के स्लाइस लिए, फिर 2 चीज़ लिया, बटर लगाया और कुछ जो इंग्रेडिएंट्स आपने डाले, तो दैट इज द प्रोसीजर। सो वो क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे वन आफ्टर अनदर, तब जाके आपका एक सैंडविच प्रिपेयर होगा। तो वैसे ही यहाँ पे ऑर्डर के बारे में दिया हुआ है। और उसी को अगर हम लोगों को यहाँ पे अगर कोडिंग वे में अगर लिखना है, तो आप देखो कि ये हम लोग जब XML डॉक्यूमेंट बनाते तो उसमें हम लोग ये अपना खुद का ऐसे कोडिंग स्पेशल टैग्स, हम लोग अपने कस्टमाइज टैग्स जो है, यूजर डिफाइंड टैग्स बना सकते हैं। तो मैसेज बेस्ड इंटरेक्शन बिटवीन वेटर एंड किचन। स्टार्टर चाहिए, तो स्टार्टर में हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों को क्या चाहिए, टोमेटो सलाद चाहिए, क्या क्या चाहिए, वो आया, स्टार्टर टैग कंप्लीट हो गया। देन मेन कोर्स आया, मेन कोर्स में हम लोगों को क्या क्या चाहिए, वो डिश का नाम आया,
कुकिंग कैसा चाहिए, रेयर, मीडियम, वो हम लोग बता रहे हैं। देन अकम्प्लिशमेंट मतलब फ्रेंच फ्राइज आएंगे, पोर्शन और सलाद कितना है वो हम लोग बताएंगे। सो रिमोट प्रोसीजर कॉल उसके बाद का पॉइंट है। रिमोट प्रोसीजर कॉल मतलब एज नेम सजेस्ट रिमोट पे, रिमोटली मतलब सर्वर पे कोई प्रोसीजर्स आपने स्टोर करके रखा हुआ है। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड क्लाइंट कोई फंक्शन कॉल करेगा तो सर्वर पे जो वो प्रोसीजर्स है वो कॉल होंगे, ओके। और वो फिर सर्वर पे एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट जो है वो वापस थ्रो करेंगे ऑन द क्लाइंट साइड। ये आपका रिमोट प्रोसीजर कॉल रहेगा। सो रिमोट प्रोसीजरल कम्युनिकेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग आरपीसी, रिमोट प्रोसीजर कॉल। तो अगर मैंने कोई सर्वर से अगर डेटा अगर जनरेट किया हुआ है तो वो जो डेटा है वो फिर कहाँ पे जाएगा, वो डेटा आपका आपने जो प्रोसीजर पे वो डेटा सेंड किया है वो, तो वो प्रोसीजर या फंक्शन सबसे पहले सर्वर से कॉल होगा। देन उसके अंदर आपने दिया हुआ जो भी डेटा है वो वहाँ पे फीड होगा। जैसे आप देखो कि एक नया अकाउंट अगर क्रिएट करना है, तो जब नया अकाउंट अगर क्रिएट करना है ना, तो उसके लिए जो ब्रांच ऑफिस है वो ब्रांच ऑफिस क्या करेगा, वो नया डेटा जो भी है वो डेटा को वो फीड करेंगे। और फीड करने के बाद में वो डेटा को अकाउंट क्रिएशन पे क्लिक करेंगे तो सर्वर साइड से अकाउंट क्रिएशन वाला जो फॉर्म है, फंक्शन है या प्रोसीजर है वो कॉल होगा। और जैसे ही वो प्रोसीजर अगर कॉल हो गया तो उसके बाद में वो डेटा उसमें फीड होगा और उसका जो आउटपुट है वो आपको फाइनली मिलेगा, जिसमें अकाउंट क्रिएट हुआ कि नहीं उसका फाइनल आउटपुट आपको मिलेगा। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय रिमोट प्रोसीजर कॉल। वन कंपोनेंट कॉल्स अनदर एज इफ इट वाज अ लोकल प्रोसीजर, है ना। अब एक सेम प्रोसीजर मल्टीपल चीजों के लिए, मल्टीपल पर्पस के लिए यहाँ पे कॉल होता है। तो अगर आप देखेंगे मिडलवेयर इन द सिस्टम इंटरसेप्ट दिस कॉल एंड पासेस इट टू अ रिमोट कंपोनेंट, then this carries out a required computation। अब प्रॉब्लम क्या है आरपीसी का, कॉलर एंड कॉली नीड टू बी अवेलेबल एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे अगर मैंने आपको कॉल किया, आप रिमोटली हो, मैंने आपको कॉल किया और बोला कि ये काम है, तो आपको कॉल उठाना जरूरी है। अगर आप कॉल उठाएंगे नहीं तो फिर हम लोगों का कोई भी जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल आपका जो भी रिजल्ट है वो हो नहीं पाएगा, बराबर है। सो द सेम प्रोसीजर गोज ऑन हियर कि जो प्रोसीजर कॉल कर रहा है और सर्वर जहाँ से वो प्रोसीजर अगर आ रहा है, तो दोनों को वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वहाँ पे वो प्रोसीजर्स नहीं रहेंगे then that will create a problem। वो टाइम पे आप उसको प्रॉपरली कम्युनिकेशन आपका सक्सेस नहीं होगा, प्रॉपर आपका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा वहाँ पे वो फंक्शंस का। Message passing, as name suggests, message pass interaction involves a component created message that details the server। तो मैसेज पास जो होगा सेंडर और रिसीवर के बीच में, वो हम लोग बता रहे हैं, बराबर है। देन उसके आगे मिडलवेयर क्या होगा, मिडलवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट कैन मैनेज द डाइवर्ट पार्ट्स एंड इंश्योर दैट दे कैन कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा इन अ स्मूथ मैनर। ये मिडलवेयर होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि पेमेंट गेटवे जो है वो क्या है, मिडलवेयर है, जो बेसिकली एक वन बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुल सिक्योर वे में मनी ट्रांजेक्शन में आपको हेल्प करता है। सो दैट इज द स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन, बराबर है, जो हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। सो मिडलवेयर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, सो ये कि आपको यहाँ पे क्या बोला कि हम लोग के पास ये देखो OSI के जैसे लेयर्स होते हैं, वैसा ही यहाँ पे लेयर्स आपको दिया हुआ है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो ये मिडलवेयर से कनेक्ट होगा। मिडलवेयर मतलब आपके ड्राइवर्स समझ लो यहाँ पे। तो आपके ड्राइवर्स जो है वो फिर किससे कनेक्ट होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम किससे कनेक्ट आपको कराएगा, नेटवर्क से, जहाँ पे आप अलग अलग सर्विस सर्वर से डिमांड करेंगे। और ये नेटवर्किंग कैपेबिलिटी एक सिस्टम या एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करेगा। जैसे एज इट इज गिवन हियर, दिस इज सिस्टम 1। ये सिस्टम 1 को हम लोग फिजिकल कनेक्टिविटी का मतलब है कोई वायर या केबल या और कोई मैकेनिज्म के थ्रू एक सिस्टम जो है दूसरे सिस्टम से कनेक्ट होगा। देन वहां से जो डेटा है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, वहां से ड्राइवर के पास जाएगा, है ना। एंड फ्रॉम देयर इट गोज टू एप्लीकेशन कंपोनेंट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो जो मैंने आपको बताया मिडलवेयर सपोर्ट, द मिडलवेयर प्रोवाइड्स अ लोकेशन ट्रांसपेरेंसी
बराबर है, कि कौन लोग कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, किसको आउटपुट मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, वो सब हम लोग बताएंगे। कि जैसे मुझे फिजिकल लोकेशन जो है वो प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं जोमेटो या स्विगी का हेल्प ले रहा हूँ, तो वो टाइम पे वो आपका करंट जीपीएस लोकेशन के बेस के ऊपर बताएंगे कि कौन से होटल्स है जो यहाँ पे आपको कौन सा फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, जो लोकेशन पे आप है वहाँ पे। ठीक है, सो वो यहाँ पे आपको बताएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने लास्ट टाइम सपोज बैंड्रा से ऑर्डर किया था तो अभी भी आपको वही बता रहा है। सो लोकेशन ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। द प्रोविजन में यहाँ पे क्या बोला है, कॉमन सर्विसेज जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सो अब लेट्स अज्यूम कि कोई एक रेस्टोरेंट जो है वो आपको कुछ ऑर्डर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एट अ टाइम दैट रेस्टोरेंट कैन प्रोसेस 10 ऑर्डर्स ओनली। तो अगर उसके आपने ऑर्डर प्लेस करने के पहले उसके 10 ऑर्डर अगर हो गए, तो अभी वो और नए ऑर्डर्स नहीं ले रहा है, तो वो टाइम पे आपको यहाँ पे क्या बताना है कि ओके, जो कॉमन सर्विसेज है, कंपोनेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो हम लोगों का यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है या ऑर्डर बहुत ज़्यादा है। सो आपको या तो थोड़े टाइम के बाद में ऑर्डर करने के लिए बताएगा, है ना। ये कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। ओके, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग बहुत सिंपल है। अब ये हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क में भी पढ़ा है, तो ये वापस अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई होप आप पढ़ सकते हो। क्लाइंट सर्वर कैसे होगा, ये हम लोग का सर्वर है। सो वी हैव सर्वर 1, S1, S2, S3 एंड उसके साथ अलग अलग हम लोगों के क्लाइंट जो है वो कनेक्टेड है। तो कौन से सर्वर पे हम लोग जा रहे हैं और उसके हिसाब से वो सर्वर और वो क्लाइंट जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपका नेटवर्क में अगर रहेंगे तो नेटवर्क में ये आपका नेटवर्क है जिससे मल्टीपल क्लाइंट कैन कनेक्ट, लाइक बस आर्किटेक्चर टाइप हो सकता है। तो मैपिंग ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर टू अ नेटवर्क कंप्यूटर, तो नेटवर्क में एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के साथ में, एक सर्वर दूसरे सर्वर के साथ में कैसे कम्युनिकेट करेगा उसका एग्जांपल दिया हुआ है। लेयर्ड आर्किटेक्चर, वी ऑल नो क्लाइंट सर्वर में ऑफ कोर्स ओएसआई के 7 लेयर्स आते ही है, तो सारे के सारे 7 लेयर्स हम लोग नहीं पढ़ रहे। यहाँ पे आपके कौन से लेयर्स आएंगे, डेटाबेस आएगा जहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, डेटा हैंडलिंग आएगा और फाइनली आपका प्रेजेंटेशन लेयर आएगा। सो दिस आर द 4 लेयर्स जो हम लोग बता रहे हैं। तो क्या डेटा हैंडल होगा, और वो डेटा जो भी हैंडल हुआ है, मतलब जो भी डेटा आपने प्रोसेस किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन, और वो डेटा आपका कहाँ से आया, डेटाबेस में से आया, बराबर है। जैसे अगर मैंने पास्ट ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन में यूज कर रहा हूँ, मैंने 6 महीने के लास्ट 6 महीने के अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स अगर बताए हुए, तो यहाँ पे मैंने वो डेटाबेस में से वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स फेच किए, किसकी हेल्प के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ माय ऑनलाइन बैंकिंग मोबाइल एप्लीकेशन। और वो जो 6 महीने का मेरा डेटा आया हुआ है, तो वो प्रेजेंटेशन जो है उसके थ्रू मुझे पता चलेगा कि वो डेटा कैसे दिखना चाहिए, कैसा विजिबल होना चाहिए। सो प्रेजेंटेशन डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या होगा, वो यहाँ पे बता रहे हैं। डेटा हैंडलिंग का मतलब मैनेजेस द डेटा दैट इज पास टू एंड फ्रॉम द क्लाइंट, इम्प्लीमेंट चेक्स ऑन द डेटा, जनरेट वेब पेजेस एक्सेट्रा। देन आर्किटेक्चर पैटर्न फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, सो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, वी हैव 2 टियर आर्किटेक्चर हो सकता है, मल्टी टियर हो सकता है। 2 टियर का मतलब क्या होगा, क्लाइंट और सर्वर एक ही रहेगा। मल्टी टियर का मतलब क्या रहेगा, 3 टियर हो सकता है, 4 टियर आर्किटेक्चर हो सकता है, जिसमें एक क्लाइंट रहेगा, सर्वर रहेगा, तो जिसमें डेटाबेस सर्वर माइट बी डिफरेंट, है ना। देन डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट हो सकते हैं और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर हो सकता है। पीयर टू पीयर का एग्जांपल क्या होगा, जैसे हम लोग ये ऑनलाइन मूवी डाउनलोड के लिए जो टॉरेंट यूज करते हैं, वो आपका पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर हो गया, बराबर है। सीडर्स एंड लीचर्स जो होते हैं, जहाँ पे अगर मैं मूवी या कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ, तो वहां पे कोई मेन सर्वर नहीं है, तो वो टाइम पे वो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर हो गया। डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन इटसेल्फ एंड दे आर ओनली एक्सचेंजिंग डेटा अमंग देमसेल्व्स। मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर हो सकता है। मास्टर मतलब एक आपका मेन सर्वर है और बाकी आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं। 2 टियर, मल्टी टियर, बराबर है। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया है। ये सब एमसीक्यूज में याद रखना है आपको। मास्टर स्लेव, जैसे यहाँ पे बताया, मास्टर इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटेशन, मतलब सर्वर लेवल का सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, डेटा स्टोरेज, ये सारा काम मास्टर का रहेगा। स्लेव का मतलब क्या रहेगा, एज यू कैन सी, स्लेव प्रोसेस आर डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक एक्शन, बराबर है। जैसे हम लोग के पास एक है जो सिर्फ पेमेंट रिसीव करने के लिए, पेमेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एक स्लेव प्रोसेस है जो सिर्फ मंथली बिल जनरेट करने में हेल्प कर रहा है, तो आपका स्लेव प्रोसेस हो गया। मास्टर प्रोसेस सारे काम करेगा। सो यहाँ पे इफ यू नोटिस वी हैव दिस एग्जांपल, जैसे हम लोग के पास यहाँ पे सेंसर कंट्रोल दिया हुआ है,
सेंसर प्रोसेसर है, कंट्रोल रूम है, और यहाँ पे ट्रैफिक लाइट सिग्नल है ना। तो ये सेंसर प्रोसेसर जो है इसके थ्रू हम लोग, ये आपका मास्टर है, कंट्रोल रूम मास्टर है, तो कंट्रोल रूम से पता चलेगा कि कौन से सिग्नल कभी चालू होने चाहिए, कभी ऑफ होने चाहिए, कोई अगर सिग्नल अगर काम नहीं कर रहा है ट्रैफिक लाइट का, तो वो सब यहाँ पे हम लोगों को मास्टर के पास मिलेगा। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई सिग्नल तोड़ के गया या कहीं पे अगर सिग्नल अगर मैल फंक्शन कर रहे हैं, एक साथ दो रूट अगर चालू हो गए, तो वो भी आपको यहाँ से सेंसर प्रोसेसर के थ्रू पता चलेगा। तो ये आप देखो, ये सेंसर प्रोसेसर और ट्रैफिक लाइट कंट्रोल प्रोसेसर है, ये दोनों किससे कनेक्टेड है, मास्टर से कनेक्टेड है। 2 tier आर्किटेक्चर बता नहीं रहा हूँ, वी ऑल नो 2 tier क्या रहेगा, एक सर्वर और एक क्लाइंट रहेगा, और उसमें 2 टाइप हो सकते हैं, थिन क्लाइंट, थिक क्लाइंट हो सकता है। थिक क्लाइंट जिसको हम लोग फैट क्लाइंट भी बोलते हैं। थिन क्लाइंट का मतलब क्या होता है कि ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरे क्लाइंट्स है, अब ये जो क्लाइंट्स है ये सारे डायरेक्टली सर्वर से कनेक्टेड रहेंगे, दिस इज माय सर्वर मेन कंप्यूटर। अब ये जो भी क्लाइंट है मेरे, दिस इज माय क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3। अब थिन क्लाइंट के अंदर ये जो भी क्लाइंट्स है इनके पास अपना खुद का प्रोसेसर नहीं रहेगा, कैबिनेट जो हम लोग बोलते हैं ना, ये जो डब्बा होता है, ये डब्बा नहीं होगा। तो फॉर स्टार्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और स्टार्टिंग MS वर्ड, फॉर ईच एंड एवरी स्मॉल एप्लीकेशन, अगर एक नोटपैड भी अगर ओपन करना है ना ये क्लाइंट्स को, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन सर्वर। ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो लोड होता है ना, वो सर्वर से ही लोड होता है ये क्लाइंट्स के ऊपर। ओके, थिन क्लाइंट जो मैंने आपको बताया, फैट क्लाइंट, फैट क्लाइंट मतलब हम लोग के कॉलेज के जो कंप्यूटर लैब है, जहाँ पे हर एक क्लाइंट के पास अपना खुद का मेमोरी, प्रोसेसर सब कुछ होता है, और वो इंटर्न सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक चीजों के लिए ही सर्वर पे डिपेंड करता है, बाकी अपना काम वो इंडिविजुअल कर सकते हैं, वो आपके फैट क्लाइंट या थिक क्लाइंट बोलेंगे उसको। फैट क्लाइंट ATM मशीन है, तो ATM मशीन के पास अपना मेमोरी है, अपना प्रोसेसिंग पावर है, तो पैसा भी वो ATM ही दे रहा है, सर्वर से आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, सब कुछ काम ATM करेगा, और फाइनली ट्रांजेक्शन का जो अपडेट है वो फिर वो सर्वर पे भेजेगा कि किसने कितने पैसे विड्रॉ किए, अगर सक्सेसफुल हुए तो वो अपडेट जाएगा, फेलियर हुए तो वो अपडेट जाएगा। थिन एंड फैट क्लाइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन जो मैंने बता दिया। मल्टीलेयर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बहुत सिंपल है, अब ये मैं वापस नहीं बता रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो ये 3 tier आर्किटेक्चर, ये आपका वेब सर्वर है, डेटाबेस सर्वर अलग होता है जब हम लोग अगर 3 tier की बात करते हैं। ये आपके मल्टीपल क्लाइंट्स है, बराबर है, ये आपका वेब सर्वर है, तो ऑथेंटिकेशन, आपके जो भी रिक्वेस्ट आएंगे वो यहाँ पे आएंगे, और जो भी डेटाबेस के रिलेटेड क्वेरीज है वो फिर हम लोग SQL क्वेरी जो है वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे टू डेटाबेस सर्वर। ये आपका Tier 3 हो गया। ये Tier 1 होगा जहाँ पे क्लाइंट्स है। Tier 2 दैट इज एप्लीकेशन सर्वर आएगा, यहाँ पे आपका लॉग इन, साइन अप, सब यहाँ काम यहाँ पे होंगे। आप कुछ डेटा, प्रोफाइल डेटा डिमांड कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगा और वो फिर आगे फॉरवर्ड होगा डेटाबेस सर्वर पे, और यहाँ पे प्रोसेसिंग होके रिजल्ट वापस वेब सर्वर पे आएगा, और यहाँ से फिर वो क्लाइंट पे जाएगा। बस, तो यहाँ पे आपको उसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 2 tier का मतलब क्या होगा, MCQ के लिए याद रखना है। 2 tier, मल्टी टियर क्या डिफरेंस होगा वो बताया हुआ है। 2 tier छोटे नेटवर्क अगर रहेंगे तो 2 tier आर्किटेक्चर हम लोग यूज करेंगे। अगर बड़े लार्ज स्केल एप्लीकेशंस है तो वो टाइम पे हम लोग एक ही सर्वर को मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा उसका, वो बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगा। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, लार्ज स्केल सिस्टम्स के लिए हम लोग मेनली मल्टी टियर या 3 tier या ऐसे 4 tier आर्किटेक्चर डेवलप करते हैं, जहाँ पे सर्वर का काम को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट वी ऑल नो, वापस नहीं बता रहा हूँ, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट हो गया। तो ये मेरा कंप्यूटर 1 है, अलग अलग सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो क्लाइंट को जो सर्विसेज रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से वो वाले पर्टिकुलर कंपोनेंट या कॉमन सर्विस डिमांड कर सकता है। बेनिफिट्स क्या रहेंगे, सिंपल से एडवांटेज है, आप पढ़ लो। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट आर्किटेक्चर, ये हम लोग के अलग अलग डेटाबेसेस है जहाँ से आपके पास डेटा आएंगे, सबको हम लोगों ने साथ में इंटीग्रेट किया हुआ है। अब ये जो अलग अलग डेटाबेस है इसमें से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, इसमें से आप कुछ डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। आपको किसी को सिर्फ सिंपल सा डेटा अगर डिस्प्ले करना है कोई एक XYZ क्लाइंट का, उसका फोटो वीडियो, तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। दैट इज द क्लाइंट एंड, ये आपका क्लाइंट एंड हो गया। यहाँ पे आपका क्लाइंट और डेटाबेस दोनों इंटीग्रेट हो रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेशन लेवल। सो डिसएडवांटेज क्या रहेंगे, डिसएडवांटेज में अगर आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है,
डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, तो कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस में भी मेहनत करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में। स्टैंडर्ड मिडलवेयर अगर प्रॉपर कभी सपोर्ट नहीं करता है, या अलग अलग वेंडर्स जो है वो अगर अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो टेक्नोलॉजी जहाँ पे आपने सेटअप किया है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या सन माइक्रो सिस्टम्स है, या अभी तो ओरेकल हो गया, मेनली सब कुछ ओरेकल पे डिपेंड हो गया, तो अगर ओरेकल आपको कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है तो वो टाइम पे आपको माइक्रोसॉफ्ट पे अगर स्विच करना है तो इतना इजी नहीं रहेगा। यू सपोज टू स्टिक विथ ओरेकल ओनली फॉर योर डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो होंगे यहाँ पे वो इतना सिंपल नहीं रहेंगे, टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे। हमेशा आपको अलग से एक्सपर्ट्स को हायर करके रखना पड़ेगा। पीयर टू पीयर बहुत सिंपल है, कंप्यूटर्स ही आपस में कनेक्टेड रहेंगे और दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टास्क अमंग्स देमसेल्व्स। तो कोई सर्वर होगा ही नहीं, सिर्फ कंप्यूटर्स ही आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। पीयर टू पीयर सिस्टम फाइल शेयरिंग के लिए, पेमेंट। अब देखो आज आपने देखा रहेगा जो बिटकॉइन है ना, तो बिटकॉइन टाइप कंसेप्ट जो है क्रिप्टो करेंसी, वो ये सेम पैटर्न फॉलो करता है। देन बिट टॉरेंट है जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, ज़ेपर है वो ये फॉलो करता है, वाइबर वो फोन सिस्टम है वो भी ये सेम पैटर्न फॉलो करता है। सो देयर आर मल्टीपल P2P सिस्टम्स एग्जांपल्स अवेलेबल हियर। तो आप देखो टॉरेंट जो है वो आज भी अपना काम सिंप्लीफाई करने के लिए, और खुद के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना है या खुद के ऊपर कोई ब्लेम ना है, इसके लिए आज भी वो P2P सिस्टम्स का हेल्प करता है, जो हम लोग सीडर्स और टीचर्स बोलते हैं, वो सेम ये कंसेप्ट वही है। तो अगर आप देखेंगे डिसेंट्रलाइज P2P, ये सारे आपके पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस है जो आपस में कनेक्टेड रहेंगे। एक कंप्यूटर में से कुछ एक चीज अपलोड होगा, साथ में डाउनलोड होते जाएगा, डाउनलोड होगा साथ में अपलोड होते जाएगा, और उसके साथ दूसरा क्लाइंट कनेक्ट होगा, है ना। तो ऐसा एक चेन बनते रहता है हमेशा। डिस्कवर सर्वर सुपर पियर का मतलब क्या है, ये आपका मेन सर्वर कंप्यूटर रहेगा जो अपना प्रोसेसिंग पावर का प्रोवाइड करेगा, जिससे बाकी के ये इनके ट्रांजेक्शन जो है वो फास्टर कंप्लीट हो सके। तो ये सुपर पियर रहेगा, सर्वर नहीं रहेगा, सुपर पियर रहेगा। जैसे आप देखो कि बिटकॉइन माइनिंग होता है, तो अगर मेरे पास अगर एक कंप्यूटर है ना, तो मैं क्या करूंगा, वो कंप्यूटर को डेडिकेट कर दूंगा फॉर बिटकॉइन ट्रांजेक्शन्स। तो मेरा कंप्यूटर का पूरा प्रोसेसिंग पावर जो है ये बिटकॉइन ट्रांजेक्शन्स, एक लोकेशन से एक बिटकॉइन अकाउंट दूसरे बिटकॉइन अकाउंट में जो ट्रांसफर होता है, वो ट्रांजेक्शन्स के लिए मेरा कंप्यूटर का प्रोसेसिंग पावर यूज होगा। ऑफ कोर्स बैकग्राउंड में टेक्निकल एल्गोरिदम्स एग्जीक्यूट होंगे, एंड वो जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसके एज ए रिवॉर्ड पॉइंट मुझे छोटा छोटा अमाउंट मिलते रहेगा बिटकॉइन का। और जितना कंप्यूटर मेरा फास्ट काम करेगा उतना ज़्यादा बिटकॉइन मेरे कंप्यूटर पे डाउनलोड होगा, तो वो आपका सुपर पियर हो गया। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जैसे हम लोग के क्लाउड है उसको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बोलते हैं। याद रखो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। सिक्योरिटी इश्यूज जो रहते हैं P2P में बहुत ज़्यादा आते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स एक प्रिंसिपल रीज़न है P2P में, क्योंकि सारे क्लाइंट्स ही आपस में कनेक्टेड है। तो उसमें अगर कहीं पे अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो सेम आपको तकलीफ दे सकता है यहाँ पे। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्लाउड टेक्नोलॉजी, तो सॉफ्टवेयर इज डिप्लॉयड ऑन द सर्वर, और वहाँ से फिर अलग अलग प्रोसेसेस जो है वेब ब्राउजर्स जो है उसको एक्सेस कर सकता है। Key elements of software as service: software is deployed on the server and is accessed through the web browser. The software is owned and managed by some software provider, जैसे गूगल ड्राइव है तो गूगल के थ्रू ही वो प्रोवाइड होता है, बराबर है ना, और वहीं पे वो रहता है। और मेन आपका बेनिफिट ये होगा कि जब मैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सास आर्किटेक्चर या क्लाउड कंप्यूटिंग अगर यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे अलग से अपना सर्वर सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सब काम जो है मेरा सारा काम जो है, मतलब सर्वर सेटअप का मेरा जो भी तकलीफ है वो सब किस पे गया, गूगल पे गया। सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड करने का तकलीफ वो भी किस पे गया, गूगल पे गया, बराबर है। और मेरा वो सारा काम जो मेरे एफर्ट्स थे वो बच गए। अलग से कोई सर्वर सेटअप करने के लिए रूम रिक्वायर्ड नहीं है, कोई टेक्निकल पर्सन जो मुझे वहाँ पे रखना था वो रिक्वायर्ड नहीं है। ये सारा काम मेरा जो है वो गूगल ड्राइव खुद से हैंडल कर लेगा। मुझे सिर्फ उनके ऊपर उसके पास से रेंट पे चीज़ों को ले लेना है, कि मैंने 10 GB 100 GB 1000 GB गूगल ड्राइव से रेंट पे ले लिया, दैट्स इट। इम्प्लीमेंटेशन फैक्टर्स, कॉन्फ़िगरेबिलिटी। अब देखो कि अलग से हम लोगों के AWS सर्विस आता है, अमेजॉन वेब सर्विसेज आता है। तो अमेजॉन के जो क्लाउड्स आते हैं उसके ऊपर अगर आपको अपना चीज़ें अगर सेटअप करना है तो वो आप कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी इजी होता है।
हम लोगों के मोबाइल ऐप अगर आपको क्लाउड सपोर्ट देना है तो वो होगा यहाँ पे। बहुत सारी चीजें वो खुद से आपको डेवलप करके देते हैं, तो आपने उनके पास से जो भी सर्विसेज क्लाउड के रेंट पे लिए है उसके लिए आपका यहाँ पे काम बहुत सिंपल हो जाएगा। मल्टी टेनेंसी होगा, स्केलेबिलिटी होगा, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। सो एज यू कैन सी वी हैव डिफरेंट यूजर्स, उनके अलग अलग प्रोफाइल रहेंगे, मतलब उन्होंने क्या सर्विस रेंट पे लिए हुए हैं, बेस्ड ऑन दैट ये एप्लीकेशन सर्विस जो है वो उनको वो स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो सर्विस कॉन्फ़िगरेबिलिटी बिजनेस रूल्स के हिसाब से हो सकता है, आपके स्पेसिफिक ब्रांडिंग के हिसाब से हो सकता है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग एक्सेस कंट्रोल मिलेगा, बराबर है। सो ये होगा मल्टी टेनेंसी। क्या बोला, इज अ सिचुएशन इन विच मेनी डिफरेंट यूजर एक्सेस द सेम सिस्टम and the same architecture is defined to allow efficient sharing of, like we have Google Drive, एक ही फाइल मैंने 50-100 लोगों के साथ 200 लोगों के साथ शेयर किया, वो मल्टी टेनेंसी हो गया। तो मैंने 100 लोगों को अगर एक साथ एक ही गूगल ड्राइव का लिंक अगर ईमेल कर दिया है तो हर कोई उसको एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेस करेंगे, तो वो टाइम पे सारे सबको वो गूगल ड्राइव का एक्सेस मिलना चाहिए। So it must appear to each user that they have the sole use of the system। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि भाई और 100 लोग यूज करें उसकी वजह से यहाँ पे ये जो सिस्टम या फाइल है वो ओपन नहीं हो पा रहा है। आप देखो ये प्रॉब्लम होता है, आप गूगल ड्राइव का लिंक वीडियो अगर अपलोडेड है 5-10 GB जितना अगर साइज है, और वो अगर बहुत सारे लोग अगर एक साथ एक्सेस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो गूगल ड्राइव में वो वीडियो ओपन होगा नहीं। दूसरी बात कि वो थोड़े टाइम के लिए डाउनलोड भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग अगर एक साथ एक्सेस कर रहे हैं तो वो मल्टी टेनेंसी का ये डिसएडवांटेज भी है। सो मल्टी टेनेंसी की दिया है, नेम दिया है, एड्रेस दिया है, कौन कौन कभी एक्सेस कर पाएगा, ये उसका डेटाबेस में यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। स्केलेबिलिटी, वी ऑल नो व्हाट इज स्केलेबिलिटी। सिस्टम या सॉफ्टवेयर को एक्सपैंड करना उसको स्केलेबिलिटी बोलते हैं, जिसमें नए नए फंक्शंस या फीचर्स ऐड करना या फिर टेक्नोलॉजिकली उसको और एडवांस करना। So that's it. Scalability was the last point in Unit 5, and here we are done with your syllabus as well. These are the key points जो अभी हम लोगों ने discuss किए। So I hope this is clear to everyone. किसी को कोई doubt है जल्दी बताओ। Today we are done with our syllabus. Software engineering syllabus done. Anyone any doubts? Let me know, guys. किसी को कोई भी डाउट है? No, sir. ओके ठीक है। सो we'll stop today's lecture here only, मतलब this is our last lecture. Now if you need any doubt solving या something कुछ problem है तो आप मुझे बताना, तो मैं फिर आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। You can convey your message through CR, ठीक है। Otherwise now there will not be any lectures, directly अभी एग्जाम में मिलेंगे हम लोग। All the best for your exam guys. Yeah.